हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऑसम लेक्चर में। और आज हम लोग करने वाले हैं फिर से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जेई मेंस के पीवाई क्यू। और साथ में मुझको ये उम्मीद है कि आपने पीएनसी जहां भी पढ़ रहे हो वहां पढ़ लिया होगा। वैसे हमसे ही पढ़ रहे होगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मंजिल 2.0 में पढ़ लिया होगा। पीएनसी की बेटा एक बेसिक नॉलेज आपको होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे इसका देखिए, जो पहला सवाल है बेटा, पहला सवाल ये है कि आपको नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं जो किससे बड़े हैं, जो बड़े हैं 6000 से, यूजिंग द डिजिट्स 3 5 6 7 एंड 8। आपसे कहा गया है कि 3 5 6 7 और 8, ठीक है ना, इन डिजिट से आपको 6000 से बेटा 6000 से बड़े नंबर बताने हैं। और हाँ, यहां पे भाई जो डिजिट्स हैं उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, वो चीज विदाउट रिपीटिशन होनी चाहिए। ठीक है सर, यस बेटा। अब देखो भैया, 6000 से बड़े नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं, आपको पता है। यहां पे देखो क्या क्या केस बनेगा। केस नंबर 1 बेटा ये बनेगा कि भैया 4 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं, 4 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं जो कि 6000 से बड़े हों, ऐसा हो सकता है। ठीक है सर, यस। अब यहां बच्चों ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए भैया, कौन कौन से 4 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं जो कि 6000 से बड़े हों। आइए बच्चों, तो देखिए आप क्या करने वाले हो। आप यहाँ पे कुछ ऐसे लगा सकते हो, 1 2 3 4, 4 डिजिट था, ठीक है। हाँ सर, अरे कहाँ गया, हाँ। तो भैया 4 डिजिट नंबर है, हाँ हाँ सर, बनाओ बनाओ, हाँ बेटा नाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, अब सही है। हाँ, ये अब बेटा आप ये समझ सकते हो कि अगर नंबर 6000 से बड़ा है, यानी कि इसकी जो फर्स्ट डिजिट है बेटा, वो फर्स्ट डिजिट 3 और 5 नहीं हो सकती। मानो 3 हो गई तो वो नंबर 3000 समथिंग होगा। और नंबर अगर बेटा 3000 समथिंग है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर 6000 से छोटा है। अगर भाई 5 पहला फर्स्ट डिजिट लोगे तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर 5000 समथिंग होगा। मतलब फिर से वो 6000 6000 से छोटा है। ठीक है सर। यानी कि सर पहली डिजिट क्या क्या हो सकती है, सर पहली डिजिट सिर्फ 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। सिर्फ देखिए बेटा 3 वेज हैं यहां भरने के, सिर्फ 3 वेज हैं जिससे फर्स्ट डिजिट हम लोग भर सकते हैं। अब आप ये समझ सकते हो कि देखो भाई, एक डिजिट यहां यूज हो चुकी है। टोटल क्या थे, टोटल देखिए 5 डिजिट हैं, उनमें से एक डिजिट यूज हो चुकी है। यानी कि कितनी डिजिट, कितनी चॉइस बची दूसरे के लिए, सर 4 चॉइस बची। उसके बाद 2 डिजिट यूज हो चुकी हैं, कितनी थी, 5 थी, 3 बची हैं। फिर भाई 2 बची हैं, मतलब कितने नंबर्स होंगे, नंबर्स होंगे बेटा 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। यानी ये आ जाएगा भाई साहब 72 ऐसे नंबर्स होंगे जो इन डिजिट से बनेंगे, और साथ में 4 डिजिट होंगे। ठीक है सर, 4 डिजिट होंगे उतने सर, और साथ में क्या होगा, 6000 से बड़े होंगे। मेरे ख्याल से आपको चमक गया होगा। ठीक है सर। अब ऐसे बच्चों देख लो, जैसे हम लोग भाई साहब केस नंबर 2 की बेटा बात करें तो देखिए केस नंबर 2 में क्या है। सर केस नंबर 2 में क्या है, मैंने कहा देखो भाई हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कितने 5 डिजिट नंबर्स जो हैं वो 6000 से बड़े होंगे। अब देखिए बच्चों, ये तो ऑब्वियस है। क्या ऑब्वियस है सर, ये ऑब्वियस है बेटा, ये आप देखते ही समझ सकते हो कि अगर नंबर 5 डिजिट है तो वो 6000 से बड़ा होगा ही। अगर नंबर 5 डिजिट है, 5 डिजिट का है, जैसे 10,000 समथिंग, 11,000 समथिंग, इसमें देखिए 5 5 डिजिट आती हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लो 5 1 5 6 2 8, 5 डिजिट है, दिख रहा है ना, हाँ 1 5 6 2 8 5 डिजिट है। अगर नंबर 5 डिजिट का है तो वो 4 डिजिट नंबर से बड़ा ही होगा। तो भाई यहाँ पे हमको गिनना है कि कितने 5 डिजिट नंबर आपको मिल सकते हैं, कितने 5 डिजिट नंबर बेटा आपको मिल सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए। 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि सर इसको भरने के लिए 5 वेज हैं, 3 वेज हैं, 2 वेज हैं, एक वे है। मतलब कितने नंबर हो जाएंगे बेटा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब ये हो जाएंगे कितने नंबर्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बेटा 120 नंबर्स हो जाएंगे। है सर, हाँ बेटा। मतलब भाई ये समझ में आ गया कि भाई इस वाले सवाल को अगर मैं समराइज करूं तो मैं ऐसे समराइज कर सकता हूं कि अगर आपको 4 डिजिट नंबर 6000 से बड़ा चाहिए है, अगर आपको 4 डिजिट नंबर 6000 से बड़ा चाहिए है, तो उसकी भाई जो पहली डिजिट है वो 678 में से ही होनी चाहिए, 678 में से ही होनी चाहिए। और अगर 5 डिजिट नंबर है तो बस आपको काउंट कर लेना है कितने नंबर हैं। वन, ये जो 120 नंबर्स हैं ये 6000 से बड़े तो होंगे ही। है सर, हाँ बेटा। अब देखो बेटा, इसमें लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं बेटा। तो नेक्स्ट पेज इसका देखिएगा जरा।
कि भाई यहाँ पे अगर मैं ऐसे टोटल सच नंबर्स में अगर काउंट करूं तो बताओ कितने ऐसे नंबर्स होंगे, टोटल सच नंबर्स कितने होंगे, ये बेटा होंगे 120 प्लस 72, मतलब कितना हो जाएगा 192 नंबर्स होंगे। शायद मेरी बात आपको क्लियर है, ऐसे 192 नंबर्स होंगे। अब देख सकते हो ऑप्शन है यस, द ऑप्शन इज डी पार्ट। तो भाई समरी क्या थी, 4 डिजिट नंबर काउंट करें, 5 डिजिट नंबर काउंट करें, और यहाँ पे आपको कौन से डिजिट नंबर चाहिए मेंशन नहीं था, इसलिए हमने 4 डिजिट नंबर ले लिए, 5 डिजिट नंबर ले लिए, टोटल आ गया 192। तो देखिए भाई ये जो डिजिट वाली बेटा प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत पूछी जाती हैं, ये हर साल आती ही हैं किसी ना किसी सेट में, आपको ये डिजिट वाली बेटा प्रॉब्लम मिलेगी ही, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है, ये सवाल आपको मिल सकता है, ये हर साल डिजिट वाली प्रॉब्लम होती है। क्या आपको क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको बेटा बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है सर। हाँ, अब बच्चों यहाँ पे जरा गौर करिएगा, ठीक है सर, क्या गौर करना है, मैंने बोला भाई ये सवाल आया हुआ है जेई एडवांस 2018 में, इस पे पोटेंशियल है कि ये मेंस पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछा गया है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, तो देखिए यहाँ पे बच्चों ये मेंशन कर दिया गया है कि आपको 5 डिजिट नंबर्स ही चाहिए, दैट कैन बी फॉर्म्ड विच आर डिविजिबल बाई 4, जो 4 से बेटा डिविजिबल हैं। हाँ, विद द डिजिट्स फ्रॉम द सेट, कौन से सेट से बेटा डिजिट्स लेनी है, इस वाले सेट से हमें डिजिट लेनी है 1 2 3 4 5 से, एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, यहां पे रिपीटिशन ऑफ डिजिट जो है बेटा वो अलाउड है, जो डिजिट्स का रिपीट होना अलाउड है। तो भाई वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। हाँ, ये जेई मेंस का पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि ये जो बेटा सवाल है ये जेई मेंस पूछ सकता है, पूरा पोटेंशियल। अब देखो भाई यहां पे जो ज्ञान आता है बच्चे, ज्ञान ये आता है कि एक नंबर कब डिविजिबल बाई 4 होता है। तो देखो भाई इसका क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4, जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ एंड ओनली इफ, ठीक है भाई, हाँ, इफ एंड ओनली इफ उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, ठीक है भाई, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4, जब भाई साहब जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल होंगी किससे, वो 4 से डिविजिबल होंगी। तो भाई ये ज्ञान है, डिविजिबिलिटी भैया 4 की बता रहा हूं कि एक जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल तभी कहलाता है जब उसकी लास्ट 2 डिजिट जो है बेटा वो 4 से डिविजिबल हो जाएं। क्या समझ में आया? क्या SMA समझ में आया? मेरे ख्याल से भाई समझ में आ रहा होगा। अब देखो भैया ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे होगा, तो भाई देख लीजिए इसमें क्या है, क्या पता आखिरी 2 डिजिट 12 हो, मतलब 1 और 2 हो। अगर भाई आखिरी 2 डिजिट 1 और 2 हैं यानी ये 4 से डिविजिबल है। आपको चाहिए क्या है सर, आपको चाहिए 5 डिजिट नंबर, मतलब अभी भी भाई 3 डिजिट का स्पेस खाली है। क्या पता बच्चों नंबर इस टाइप का हो कि आखिरी में भाई साहब आ रहा हो 1 3 डिविजिबल नहीं होगा, 1 4 नहीं होगा, 1 5 नहीं होगा, 2 1 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 4। क्या था भाई आखिरी 2 डिजिट बेटा 2 4 हो। अगर आखिरी 2 डिजिट 2 4 है, क्योंकि भाई 24 जो होता है ये 4 से डिविजिबल होता है, इसीलिए ये जो ओवरऑल है भाई ये भी 4 से डिविजिबल होगा, है सर। हाँ, अब देख लो भाई साहब क्या है, इसके बाद क्या होगा, मैंने कहा भाई 31 नहीं है 32, बिल्कुल सही, आखिरी 2 डिजिट बेटा 32 हो सकती है जो कि डिविजिबल हो जाए, ठीक है सर। और ऐसे भैया इसके बाद 41 नहीं, 42 नहीं, 43 नहीं, 44 हो सकती हैं आखिरी 2 डिजिट, ठीक है सर, यस, आखिरी 2 डिजिट बेटा 44 हो सकती हैं। और ऐसे ही भाई साहब अगर 5 में बात करें 51 नहीं है, 52 है, 53 54 55 तो 52। तो देखो बच्चों यही देखिए बच्चों 5 केस आएंगे, ठीक है। तो ये देखो बेटा चेक करना पड़ा, मैंने भाई यहाँ पे चेक किया, मैंने चेक करके ये पाया कि भाई यही 5 टाइप के नंबर हैं। पहला टाइप क्या है सर, फर्स्ट टाइप है जब आखिरी 2 डिजिट क्या है 1 2 है। सेकंड टाइप है जब आखिरी 2 डिजिट क्या है 24 है। थर्ड टाइप है जब आखिरी 2 डिजिट क्या है 32 है। फोर्थ टाइप है जब आखिरी 2 डिजिट क्या है भाई 44 है। और फिफ्थ टाइप है जब आखिरी 2 डिजिट क्या है बेटा, आखिरी 2 डिजिट 52 है, तब ये 4 से डिविजिबल होगा। अब देखिए भाई क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब क्या है सर, इसके पहले ब्रैकेट में 5 नंबर आ सकते हैं, 5 में से कोई भी आ सकता है, कोई भी 5 में से आ सकता है, कोई भाई 5 में से आ सकता है, मतलब इस टाइप के कितने नंबर होंगे बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5 125 नंबर्स होंगे। इसी प्रकार से यहां पे भी देखिए 5 5 5 नंबर आ सकते हैं, ठीक है सर। हाँ, तो ये कितने नंबर्स होंगे सर, ये भी 125 होंगे। इसी प्रकार से सर यहां पे भी देखिए 5 5 5 हो सकता है, मतलब कितने आएंगे सर, यहां पे भी 125 आएंगे।
ऐसे ही भाई साहब यहाँ पे भी देखिए 5 वेज हैं, मतलब कितने नंबर आएंगे बेटा, यहाँ पे भी 125 नंबर्स आएंगे। ऐसे ही भाई साहब यहाँ पे भी 5 हो सकता है, मतलब यहाँ पे भी कितने आएंगे बेटा, 125 नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या है सर, टोटल कितने नंबर्स हैं, आप बस इस 125 को कितनी बार ऐड कर रहे हो, 5 टाइम्स कर रहे हो, यानी कि सर ये आ जाएंगे 625 नंबर्स, और यही आंसर है। टोटल बच्चे ऐसे 625 नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे और 1 2 3 4 5 से मिलके बन रहे होंगे, और रिपीटिशन बेटा अलाउड है। मैं बोल्ड में देख लूं, ये देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, बड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, सब ये 555 लिखा हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे ख्याल से मामला क्लियर है, सबको बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलो ये वाला सवाल बेटा सब लोग ट्राई करो, ये वाला सवाल सब लोग ट्राई करो, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, इसका क्या आंसर आता है। ये सवाल 2018 में आया है, इससे पहले 2009 में आया था अब 9 साल बाद 2027 में आएगा ऐसे तुक्के मार रहा हूं, चलो भाई ट्राई करो। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बच्चों इस वाले सवाल में क्या है, बहुत ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीट हो चुका है इसलिए मैं करवा दे रहा हूं इस वाले क्वेश्चन को, लेकिन बहुत इजी सवाल है। अब देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में ये है कि 6 डिफरेंट बेटा नॉवेल्स हैं, 6 डिफरेंट नॉवेल्स हैं, और साथ में 3 डिफरेंट डिक्शनरीज हैं। ठीक है, और आपसे ये बोला गया है कि आपको 4 नॉवेल सेलेक्ट करनी है और साथ में 1 डिक्शनरी सेलेक्ट करनी है। 4 नॉवेल और 1 डिक्शनरी सेलेक्ट करनी है, और साथ में उसको अरेंज करना है हाँ, इसको बेटा अरेंज करना है रो में। ठीक है सर, रो में अरेंज करना है, यस, इसको भाई रो में अरेंज करना है एक शेल्फ में, जिसमें भी डिक्शनरी इज ऑलवेज इन द मिडिल, जो भी डिक्शनरी आपने सेलेक्ट करी है वो मिडिल में होगी। तो बताना है कितने ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे, हैं सर। हाँ, तो देखो भाई टोटल आपको चाहिए क्या, देखा जाए भाई टोटल आपके पास 6 डिफरेंट नॉवेल्स हैं, और साथ में आपके पास 3 डिफरेंट डिक्शनरीज हैं। ठीक है, हाँ 6 डिफरेंट डिक्शनरीज हैं। ठीक है, आपसे ही बोला गया है कि हमको इसमें से 4 नॉवेल सेलेक्ट करने हैं, 4 नॉवेल सेलेक्ट करने हैं और 1 डिक्शनरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है सर, 1 डिक्शनरी सेलेक्ट करनी है। होते यस, होते होते यस, और आपको फिर बोला गया इसको अरेंज करना है, और देखो अरेंज कैसे करना है, जैसे कि ये जो आपकी जो शेल्फ है 1 2 3 4 5, इसमें भाई साहब नॉवेल आना चाहिए, इसमें भी नॉवेल आना चाहिए, इसमें भी नॉवेल आना चाहिए, इसमें भी कोई नॉवेल आना चाहिए, इसमें भाई डिक्शनरी आनी चाहिए। ठीक है सर, अब बेटा ये अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास जो नॉवेल है वो N1 से N6 है, ऐसा अज्यूम कर लो, N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, N5 है और N6 है। 6 बेटा नॉवेल्स हैं, और जो 3 जो डिक्शनरीज हैं वो 3 डिक्शनरीज बेटा है, डिक्शनरी 1, डिक्शनरी 2 और साथ में है बेटा क्या, डिक्शनरी 3। ठीक है सर, अब देखो आपको ये क्लियर है कि आपको टोटल 4 नॉवेल सेलेक्ट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन देखो, 6 में से कोई भी 4 बेटा नॉवेल्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। मानो जो नॉवेल सेलेक्ट हुई, लेट अस अज्यूम वो सेलेक्ट हो गई भाई N2, N4, N1 और N6। मानो बेटा ये 4 नॉवेल सेलेक्ट हुई हैं, N2, N4, N1 और N6। अब भी आपको पता है यहां पे आप N2 पुट कर दो, यहां पे N4 कर दो, यहां पे N1 कर दो, यहां पे N6 कर दो, और आपको पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे 4 आ जाए, यहां पे 2 आ जाए, यहां पे 6 आ जाए, यहां पे 1 आ जाए, या फिर 6 इधर आ जाए N6, N1 इधर आ जाए, N2 इधर आ जाए, N4 इधर हो जाए। मतलब क्या है, 64 नॉवेल सेलेक्ट करते ही बेटा उसका आप अरेंजमेंट भी कर सकते हो इन 4 प्लेसेस पे, 2 इधर 2 इधर, मतलब इन 4 प्लेसेस पे इसका आप अरेंजमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है यार जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी 3 में से कोई भी एक बेटा सेलेक्ट कर लो। मानो डिक्शनरी आपकी कौन सी आ गई, D3 आ गई, चलो भाई D3 आ गई तो यहां पे पुट कर दिया, डिक्शनरी का अरेंजमेंट करना नहीं है क्योंकि डिक्शनरी हमेशा आपको बीच में चाहिए। ठीक है, ये सवाल बेटा रिपीट हो चुका है, लेकिन हाँ इस कंसेप्ट पे सवाल बन सकते हैं और बनते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है, यस, इसलिए तो हम जेई मेंस का इस वक्त पढ़ रहे हैं। कल आपको याद होगा, कल हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 किया था, मेंस एडवांस के सारे सवाल करे थे। तो भाई और साथ में आपको ये भी याद होगा कि जब हमने पीएनसी क्लास में पढ़ा था तो हमने एडवांस के भी खूब सारे क्वेश्चन करे थे और साथ में मेंस के भी बेटा खूब सारे क्वेश्चन करे थे। ठीक है सर, यस बेटा,
ठीक है, अब देख लो भाई, जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 64 कितना होता है बेटा, 15 होता है, 15 इंटू 3 कितना 45 होता है, बचेगा कितना 45 इंटू 24। ठीक है सर, हाँ यहाँ आ जाएगा 180, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा बेटा क्रॉस 90, मतलब ये कितना है 1080। इसको भाई सिंप्लीफाई जैसे करेंगे टोटल वेज आ जाएंगे 1080। मेंस है, आसान सवाल आता है, तो देख लीजिए भाई इसका आंसर क्या होगा, एटलीस्ट 1000, मतलब कम से कम 1000 आंसर है इसमें, ऐसे ऑप्शन स्क्रिप्ट करे गए हैं। तो ठीक है, ये वाला बेटा क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी 2 बार रिपीट मतलब 2 बार आ चुका है, लेकिन फिर भी इस कंसेप्ट पे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट क्या हो रहा है, डिक्शनरी को मिडिल में रखना है और इन नॉवेल्स को अरेंज करना है, डिक्शनरी को अरेंज नहीं करना है। मेरे ख्याल से बेटा क्लियर होगा। ठीक है मेरे बच्चे, ओते सर, यस बेटा, है सर, बिल्कुल सही बेटा। बेटा ये AIEEE 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसकी बेटा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, लैंग्वेज सुनते ऐसा लगता है यार कुछ लग रहा है डिफरेंट करना है, ठीक है, इसकी लैंग्वेज बेटा कंफ्यूजिंग है और इसी में लोग बेटा मात खा जाते हैं, ठीक है ना, इट्स लैंग्वेज इज कंफ्यूजिंग। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार शायद जेईई मेंस दे दे, रिपीट कर दे, मुझे ऐसा फील है कि भैया इस टाइप का सवाल लास्ट टाइम AIEEE 2010 में आया था। हाँ, AIEEE बेटा 2010 का मतलब क्या है कि उस टाइम जेईई मेंस का नाम AIEEE हुआ करता था। अब देखो बच्चों क्या करना है, क्या करना है सर, क्या करना है, मैंने बोला भैया 2 अंश हैं, ठीक है, 2 अंश क्या है, पहला है सर, पहला है अर्न ए, पहला है अर्न ए, ठीक है सर, दूसरा क्या है सर, दूसरा है अर्न बी, ठीक है सर, एक है अर्न ए, दूसरा है अर्न बी। अर्न ए में बेटा दिया है कि इसमें 3 डिस्टिंक्ट रेड बॉल्स हैं, ठीक है, पहली, ओके, दूसरी, ओके, और ये क्या है भाई तीसरी, 3 डिस्टिंक्ट भाई रेड बॉल्स हैं। और अर्न बी के पास बेटा 9 डिस्टिंक्ट ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है भाई। अर्न का मतलब भैया, अर्न का मतलब घड़ा होता है, घड़ा मतलब आप समझ सकते हो एक कंटेनर है, URN का मतलब बेटा एक कंटेनर होता है, ठीक है सर। तो देखो अर्न बी में बेटा कितनी ब्लू बॉल्स हैं, यहां पे अगर आप बेटा ध्यान दोगे तो यहां पे टोटल 9 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पे कितना होगा भाई 9 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है सर। अब आपसे ये बोला गया कि भैया हर एक अर्न से फ्रॉम ईच अर्न 2 बॉल्स आर टेकन आउट एट रैंडम, 2 बॉल को भैया रैंडमली निकाल लिया गया है, ठीक है भाई। तो आपको ये क्लियर है, ये जो जो ये डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं, इन 3 में से कोई 2 बॉल निकाल ली, एंड साथ में ये जो भैया ब्लू है, इन ब्लू 9 में से कोई भी बेटा 2 बॉल निकाल ली, ठीक है भाई, 2 बॉल इससे निकाल ली कोई भी, ठीक है, और साथ में 2 बॉल इससे निकाल ली, एंड देन ट्रांसफर टू ईच अदर, बस काम खत्म। 2 इससे भैया ब्लू निकाली, ब्लू यहां पे भैया ट्रांसफर कर दी, ये इनिशियली दिख रहा है आपको, मानो 2 बेटा ब्लू निकाली इससे, तो ये जो 2 ब्लू है बेटा यहां पे मैंने ट्रांसफर कर दी, ठीक है सर, यहां पे ऐसे ट्रांसफर कर दी, और इससे भाई साहब जो 2 रेड निकाली थी वो रेड मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दी, काम खत्म, पैसा हजम, है सर। हाँ, ऐसा कुछ बेटा फाइनल सिचुएशन है, बस इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, बस यही है जो आपको दिख रहा है, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, लोग इसमें बेटा गलती कर देते हैं, बहुत ही इतना सिंपल सवाल है फिर भी लोग गलती करते हैं। अगर इन केस आपने पॉज करके बेटा ये सवाल किया था तो देखो आप पक्का कंफ्यूज हुए होंगे, ये ट्रांसफर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रांसफर कर दिया बस कर दिया, फालतू नहीं सोचना है। अगर हाँ, अगर आप कंफ्यूज हुए थे, मेरे करने से पहले आपने खुद से ट्राई किया था, ये ट्रांसफर वाले पोर्शन में अगर कंफ्यूज हुए थे तो भाई अभी आपको कमेंट कर देना है, टाइम स्टैम्प बस लगा दो, याला बस भाई आप टाइम स्टैम्प लगा दो, जो अभी टाइम चल रहा है मैं समझ जाऊंगा हाँ बेटा आप कंफ्यूज हुए थे। तो ये भैया 3 होता है और ये 9c2 कितना होता है बेटा, 9c2 होता है 9 इंटू 8/2 36, सॉल्व करोगे बेटा ये आ जाएगा 108 विल बी द आंसर है। हाँ, तो आंसर इज बेटा डी पार्ट। मेरे ख्याल से भाई सबको क्लियर है, ये बेटा बेहद इजी सवाल है, ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बेटा ये मैंने सवाल किया है। ट्रांसफर कर दिया काम खत्म, उसका कभी भी हम काउंटिंग नहीं करते हैं, मतलब पीएनसी में ये नहीं करते कि हाँ 2 भैया ब्लू बॉल ले ली, 2 रेड ले ली, अब ट्रांसफर के वेज बताओ, नहीं नहीं, बस 2 उठा के यहाँ पटक दिया, एक को यहाँ पटक दिया, काम खत्म। ये वेज बेटा काउंट नहीं करते हैं, लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों सबको क्लियर होगा, ठीक है भाई, सबको क्लियर होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये बेटा थोड़ा लेंदी सवाल है, मैं ये चाहूंगा कि इस वाले सवाल को आप करने से पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर मेरे साथ आप आंसर मैच करें। लेंदी सवाल है, इसमें बेटा गलती होने के थोड़े बहुत चांसेस हो जाते हैं, थोड़ा सा भाई ये बोरिंग सवाल हो जाता है, ठीक है ना, तो प्लीज हिम्मत के साथ करें और बोर ना हो।
ठीक है सर। अब देखिए आपको सवाल क्या दिया गया है कि भैया एक आदमी एक्स है, उसके 7 फ्रेंड्स हैं जिसमें 4 हैं लेडीज एंड 3 हैं मेन होते। उसकी बेटा जो वाइफ है वाई, वाई के भी भैया 7 फ्रेंड्स हैं जिसमें 3 हैं लेडीज और 4 हैं मेन। ठीक है सर। एज्यूम एक्स एंड वाई हैव नो कॉमन फ्रेंड्स, मतलब इनके कोई भी कॉमन फ्रेंड नहीं है। एज्यूम क्या, मान लिया इनके बेटा कोई भी कॉमन फ्रेंड नहीं है। ठीक है सर। देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एक्स एंड वाई टुगेदर कैन थ्रो अ पार्टी। ठीक है भैया, पार्टी थ्रो कर रहे हैं, पार्टी थ्रो कर रहे हैं। ठीक है सर। साथ में ही भैया पार्टी थ्रो कर रहे हैं जिसमें इनको भैया सिर्फ 3 लेडीज को बुलाने का मन है और साथ में इनको सिर्फ 3 मेन को बुलाने का मन है। ये बेटा 3 लेडीज को बुलाएंगे और साथ में 3 मेन को बुलाएंगे और इस प्रकार बुलाएंगे कि भैया जो 3 फ्रेंड्स ऑफ ईच ऑफ एक्स एंड वाई आर इन दिस पार्टी, मतलब 3 लेडी आएगी और 3 मेन आएंगे। ठीक है, 3 लेडी दिखेंगी, मानो मैं और मेरी वाइफ है, मैं एक्स हूं वो वाई है। ठीक है, मेरी वाइफ के फ्रेंड्स आए, मेरे फ्रेंड्स आए, 3 मेरे फ्रेंड्स पार्टी में आए हैं और 3 उसके फ्रेंड्स पार्टी में आए हैं और टोटल 6 लोग हमारी पार्टी में हैं। हमको मिला के 8 हो गए हैं, लेकिन टोटल 6 लोग को हमने इनवाइट किया हुआ है। टोटल 6 फ्रेंड्स आए हैं, उसमें 3 मेल हैं, 3 फीमेल हैं और 3 मेरे फ्रेंड्स हैं और 3 मेरे वाइफ के फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो देखो भैया ऐसे सवालों को मैं बोलता हूं कमिटी फॉर्मेशन। मैं क्या, सभी बोलते हैं बेटा, इसको हम कमिटी फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे सवाल बेटा बहुत फेमस होते हैं। अगर आप मंजिल में देखोगे तो कमिटी फॉर्मेशन पे मैंने अलग से एक टाइप कराया हुआ है और जितने अब तक सवाल आए हुए हैं कमिटी फॉर्मेशन के, जेईई एडवांस और मेंस, वो सारे मैंने वहां पे करा दिए हैं। ठीक है, बस एक कमिटी फॉर्मेशन आपका रिवाइज हो जाए, बस कमिटी फॉर्मेशन रिवाइज कराने के लिए मैंने ये वाला बेटा टाइप उठाया हुआ है। ठीक है सर, यस है बिल्कुल, कमिटी फॉर्मेशन सिखाने के लिए ये मैंने उसका सबसे लेंदी सवाल उठा लिया है सर। हाँ, वैसे ऐसा लेंदी नहीं है, दिमाग को कूल रखो। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, ठीक है, आ जाओ बेटा। ठीक है सर। अब देखो बच्चों क्या है, अब मानो कि भैया पार्टी में जब मैं नंबर ऑफ वेज बेटा गिन रहा हूं, ठीक है सर, आप नंबर ऑफ वेज जो हैं वो गिन रहे हैं। अब भैया जो 6 जो फ्रेंड्स आए हैं, ऐसा हो सकता है 3 जो मेल आए हैं वो एक्स के फ्रेंड्स आ गए और जो 3 जो लेडीज आई हैं वो वाई की आ गई। देखो कैसे लिखा जाता है, लिखना सीखो। 3 मेल एक्स के आ गए और 3 जो लेडीज आई हैं वो वाई की आ गई। मतलब देखो 3 लेडी फ्रेंड वाई की आ गई, 3 मेल फ्रेंड एक्स के आ गए, एक्स के भी 3 फ्रेंड आ गए, वो तीनों ही मेल हैं बाई चांस, और 3 फ्रेंड्स मेरी वाइफ मतलब वाई के आ गए और वो फीमेल हैं बाई चांस। तो भाई देखो ये दोनों सिचुएशन हो गई, 3 लेडी हैं 3 मेन हैं और 3 फ्रेंड हम दोनों के आ गए। या फिर क्या हुआ होगा सर या फिर क्या होगा, हमने कहा कुछ केस ऐसे भी हुए होंगे। सर कैसे केस हुए होंगे? मैंने कहा ऐसा बेटा हो सकता है कि 2 मेल फ्रेंड आ गए एक्स के, एक लेडी फ्रेंड आ गई एक्स की, मतलब मेरी एक भाई लेडी फ्रेंड आई, 2 मेल फ्रेंड आए, मतलब टोटल मेरे 3 फ्रेंड आ गए, उसमें 2 मेल हैं और एक क्या है, लेडी है। और मेरी जो वाइफ है भाई साहब, उसके एक मेल फ्रेंड आया और साथ में 2 फीमेल फ्रेंड आई। तो देखो क्या हो गया, टोटल मेल गिनो, 2 मेल मेरे, एक मेल मेरा वाइफ का, टोटल 3 मेल, एक लेडीज मेरी, 2 लेडीज मेरी वाइफ की, टोटल कितनी, 3 लेडीज। और ये देखो 3 एक्स के फ्रेंड्स हैं और 3 बेटा वाई के फ्रेंड्स हैं। मेरे ख्याल समझ में आया होगा। तो देखो इसका तरीका क्या होता है करने का, ध्यान से सुनना, थोड़ा बहुत टफ भी लगेगा, बेहोश मत होना कि तुमको कैसे पता चलेगा, ये सब पता चले इसलिए पढ़ाया जा रहा है। हमेशा बेटा शुरुआत एक्सट्रीम से करो, ठीक है ना। जब भी कभी ऐसा कमिटी फॉर्मेशन है ना, ऐसे देखो डबल कंडीशन लग जाए। आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखो भाई यहाँ पे डबल कंडीशन लगी हुई है। सर यहाँ पे क्या डबल कंडीशन है? सर यहाँ पे जो डबल कंडीशन है सर, ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है कि भाई 3 मेल चाहिए, 3 फीमेल चाहिए, 3 एक्स के फ्रेंड होने चाहिए और 3 बेटा वाई के फ्रेंड्स होने चाहिए, हमको कुछ ऐसा चाहिए है। हाँ, तो मैंने देखो एक्सट्रीम से चालू किया, 3 मेल अपने बुला लिए, 3 फीमेल वाइफ की बुला ली। उसके बाद में देखो 2 मेल अपने रखे, 1 मेल कम किया, 1 वाइफ का बुलाया। फिर अब जब 2 मेल मेरे हो गए तो 1 मेरी फ्रेंड बची है, तो भैया वो लेडी होगी। मेरी वाइफ का 1 मेल आ गया है, यानी कि 2 लेडी बची हैं,
उसके 2 फ्रेंड भी बचे हैं तो भैया 2 लेडी होगी। हमेशा इस टाइप का सवाल बेटा एक्सट्रीम से चालू करो, तुम ये चीज हमेशा बेटा ध्यान रखना, ठीक है ना यार। और ये सवाल 2-3 बार करके देखना, जब 2-3 बार कर लो तो आपको कमेंट करना है दिल 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 दिल, मैं समझ जाऊंगा, दिल 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 दिल, 5 दिल बेटा कमेंट करने हैं, मैं समझ जाऊंगा कि ये वाला सवाल आपने खुद से कर करके अपने दिल में बसा लिया है, क्योंकि ये मेंस के हिसाब से एक बेटा अच्छा सवाल था, लेंदी सवाल था, 2017 का बेटा सवाल है। और साथ में इस टाइप का सवाल पक्का आ सकता है, पक्का आ सकता है, पक्का आ सकता है। और सही बताऊं, कमिटी फॉर्मेशन पे सवाल किसी ना किसी आपके सेट में होगा ही, कोई ना कोई ऐसा सेट होगा जहां पे कमिटी फॉर्मेशन का आपको बेटा सवाल मिलेगा, ठीक है सर। अब देखो बेटा अगला केस क्या होगा। अब देखो मेरे 3 मेल फ्रेंड आ चुके हैं, 2 मेल मेरे फ्रेंड आ चुके हैं। अब मेरा क्या बचा सर, मेरा एक मेल फ्रेंड बचा, ठीक है। एक मेल फ्रेंड को बुलाया, 2 मेरे बच्चे क्या हुआ, लेडी फ्रेंड को बुलाया। मेरे देखो 3 फ्रेंड आ गए, उसमें एक मेल है और क्या है, 2 फीमेल हैं। अब भाई साहब क्या है, ऐसा भैया हुआ 2 मेल फ्रेंड मेरी वाइफ की आए और एक लेडी फ्रेंड भैया मेरी वाइफ की आई। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो भैया क्या हुआ, 3 टोटल मेल्स हो गए, 2 मेरी वाइफ के मेल्स, एक मेरा मेल, 3 मेल, टोटल 3 फीमेल्स हो गई, 2 मेरी फीमेल्स और एक मेरी वाइफ की फीमेल। टोटल देखो 3-3 फ्रेंड्स हम दोनों के आए और उसमें 3 मेल थे, 3 फीमेल थी, ठीक है सर। हाँ, फिर क्या होगा बेटा, लास्ट क्या होगा। अब देखो भैया ऐसे ही चलते 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 हमारा एक केस और बनेगा, वो क्या कि मैंने एक भी अपने मेल फ्रेंड को नहीं बुलाया, मैंने अपनी सारी फीमेल फ्रेंड्स को बुलाया। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, बहुत पिटाई पड़ेगी अगर हम ऐसा काम करेंगे तो भैया मानो भैया मैंने अपने 3 की 3 लेडी फ्रेंड को बुला लिया, ठीक है सर। हाँ, मेरी भाई साहब 3 लेडी फ्रेंड आ गई, ठीक है। अब क्या रे, को मेल को नहीं, हमने मेल है, हम बिल्कुल भाव नहीं देते, हमने फीमेल फ्रेंड को बुलाया अपने। अब देखो भाई साहब 3 लेडी फ्रेंड्स हैं मेरी, मतलब एक्स की, और साथ में मेरी वाइफ ने फिर बदला लिया। उसने क्या बोला, उसने बोला अच्छा बेटा ठीक है, मैं अपनी लेडी फ्रेंड को नहीं बुलाऊंगी और मैं बुला भी नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि पार्टी में कंडीशन मेंशन्ड है कि 3 ही लेडीज आ सकती हैं और तुमसे बदला भी लेना है। मैंने कहा तो देखो भैया 3 लेडी फ्रेंड आ चुकी हैं, यानी कि मेरी वाइफ के अब 3 के 3 क्या आएंगे भाई, मेल फ्रेंड्स आएंगे। देखा, एक दूसरे को जलाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यही केसेस हैं। हमेशा एक्सट्रीम से चालू करो और भाई एक्सट्रीम तक जाओ, एक्सट्रीम तक जाओ एकदम। देखो सभ्यता के साथ चालू किया, मैंने अपने मेल फ्रेंड्स बुलाए थे, 3 मेल कंप्लीट हो गए थे, मेरे 3 फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए थे। तो भैया वाइफ के 3 फ्रेंड्स बचे थे और तीनों लेडीज बची, तो वाइफ ने ऐसे बुला लिया। फिर मैं अपने एक एक मेल को कम करता रहा, फाइनली फीमेल की तरफ चला गया। तो इसी प्रकार दूसरा केस ऐसे ही एडजस्ट हो गया। और भाई ये बहुत फेमस चीज है, ये जो मैंने यहां पे करी है, दिस इज वेरी 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 फेमस, दिस इज वेरी फेमस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप का सवाल जेई मेंस में इस साल आपको दिख सकता है, क्योंकि हर साल जेई मेंस में ऐसे सवाल आ रहे हैं। हर साल जेई मेंस में कमिटी फॉर्मेशन, कमिटी मतलब ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप का देखो कमिटी किस चीज की होती है, पार्टी करने की कमिटी हो गई, कोई इलेक्शन लड़ने की कमिटी हो गई, कोई नॉर्मल कमिटी हो गई, इस पे सवाल आ रहा है। लेकिन हाँ, इससे थोड़ा इजी आ रहा है, इतने केसेस नहीं बन रहे हैं। लेकिन भाई साहब अब ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस टाइप का सवाल आ जाए, क्या पता यही सवाल देखने को मिल जाए, ठीक है ना। मैं बड़ा क्लेम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं वही हो जाएगा। जेई मेंस के जो पेपर बनाते हैं, जो एनटीए वाले सर और मैम है, वो अपने हिसाब से चीजें बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वही होगा, बस जो मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूं वो चीज आपको बता रहा हूं। इस टाइप का सवाल किसी ना किसी सेट में मिलेगा ही, ठीक है सर। हाँ, और सर इसकी कैलकुलेशन करें, ठीक है। अब भैया इसमें कैसे कैलकुलेशन करोगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। 3 मेल फ्रेंड मेरे सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, मैंने कहा मेरे देखो 3 ही मेल फ्रेंड है, 3 में से 3 सेलेक्ट कर लो। वाइफ की 3 लेडी फ्रेंड सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, तो वाइफ की 3 ही लेडी फ्रेंड है, 3 में से 3 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। प्लस मेरे 2 मेल फ्रेंड कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, देखो 2 मेल फ्रेंड एक्स के, तो भैया 3 मेल हैं, 3 में से 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मेरी लेडी फ्रेंड कैसे सेलेक्ट करोगे, मेरी 4 लेडी फ्रेंड्स हैं, तो मैंने कहा 4 में से कोई एक लेडी सेलेक्ट कर लो। एक मेल फ्रेंड वाइफ का कैसे सेलेक्ट होगा, वाई का कैसे सेलेक्ट होगा, मैंने कहा भैया 4 में से एक मेल फ्रेंड सेलेक्ट कर लो। और भैया 2 लेडी फ्रेंड्स कैसे सेलेक्ट होंगी, मैंने कहा 3 में से 2 लेडी फ्रेंड सेलेक्ट कर लो। प्लस एक मेल फ्रेंड कैसे सेलेक्ट होगा, मैंने कहा भाई साहब 3 में से एक मेल फ्रेंड सेलेक्ट कर लो। 2 लेडी फ्रेंड मेरी कैसे सेलेक्ट होंगी, मेरी टोटल 4 लेडी फ्रेंड्स हैं, 4 में से बेटा कोई भी 2 लेडी फ्रेंड सेलेक्ट कर लो। 2 मेल फ्रेंड वाई के कैसे सेलेक्ट होंगे, 4 में से भाई साहब क्या है 2 कोई मेल फ्रेंड सेलेक्ट कर लो। एक लेडी फ्रेंड कैसे सेलेक्ट होगी, 3 में से एक वाई की कोई लेडी फ्रेंड बेटा सेलेक्ट कर लो। और सेम वे में 3 लेडी फ्रेंड मेरी कैसे सेलेक्ट होंगी, देखो टोटल 4 लेडी फ्रेंड है, 4 में से 3 सेलेक्ट कर लो। और 3 मेल फ्रेंड वाइफ के कैसे सेलेक्ट होंगे, उनके टोटल 4 मेल फ्रेंड्स हैं, 4 में से
कोई भी 3 मेल फ्रेंड सेलेक्ट कर लो और भाई साहब इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे आप देख लेना आंसर आएगा 485। ये सवाल 2 से 3 बार करके देख लेना, जरूर देख लेना, क्योंकि जेई मेंस में इस टाइप का सवाल आए बहुत ज्यादा बेटा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मेरे ख्याल से भाई आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या करा है। कमिटी फॉर्मेशन पे सवाल आ सकता है और इस टाइप का सवाल आ गया तब तो भैया सोने पे सुहागा है, आपका किया हुआ होगा। जो मैंने कहा है इसको तब तक करना जब तक ये चीज दिमाग में बस ना जाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और दिमाग में जैसे बस जाए आपको कमेंट करना है 5 बार दिल। मैं समझ जाऊंगा कि आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया है कि ये चीज आपके खून में बस गई है। ठीक है सर, यस बेटा। और देखते हैं सर, हाँ बेटा और देखते हैं। सबसेट भी बेटा ये भी हर साल किसी ना किसी सेट में रिपीट ही हो रहा है, मतलब जो पेपर का सेट होता है, जेई मेंस का सेट होता है, किसी ना किसी सेट में ये चीज भी बेटा रिपीट ही हो रही है सर। हाँ, अब जैसे भाई साहब यहाँ पे देखोगे ए और बी देखिए 2 सेट हैं, ठीक है सर, ए और बी देखिए 2 सेट हैं containing 2 elements and 4 elements respectively, ठीक है, containing 2 elements and 4 elements respectively। तो number of subsets of आपको बताने हैं A क्रॉस B having 3 or more elements। आपको A क्रॉस B के वो सबसेट बताने हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हो। ठीक है सर, चलो भाई सबसे पहले क्या करते हैं सर, A में कितने एलिमेंट्स हैं? A में एलिमेंट्स हैं सर 2। सर B में कितने एलिमेंट्स हैं? B में सर एलिमेंट्स हैं 4। ठीक है, एक और चीज, अगर किसी को इसका आइडिया नहीं है, नंबर ऑफ सबसेट का आइडिया नहीं है, या फिर किसी को भाई साहब अगर ए क्रॉस बी में कैसे होते हैं उसका आइडिया नहीं है, तो एक मैंने टाइप बनाया हुआ है सिर्फ सबसेट पे, उस पे सवाल है, मंजिल में आप देख सकते हो। मुझे ये याद नहीं है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये फर्स्ट पार्ट वाला है कि सेकंड पार्ट वाला है, आप बेटा इसको चेक कर सकते हो कि भाई किसी ना किसी, मैंने इसके सारे सवाल कराए हुए हैं आज तक जो जेईई एडवांस और मेंस में आए हुए हैं, और कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स बेटा कराई हुई हैं। तो देखो भाई अगर मैं पूछूं कि कितने एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, फॉर्मूला होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मतलब सर 8 एलिमेंट्स होंगे, मतलब ए क्रॉस बी जो है उसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे, हैं सर? यस। अब क्या बोला गया है कि भैया इसके सबसेट्स लिखने हैं, तो देखो भैया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स हैं किसके भैया, ए क्रॉस बी के, ये होते हैं भाई साहब 2 की पावर 8। मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 हैं, तो मैंने 2 की पावर 8 कर दिया। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जितने आपको सबसेट लिखने होते हैं उसमें आपको क्या करना होता है, आपको भाई 2 की पावर, मतलब जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको 2 की पावर में चढ़ाना होता है। मेरे ख्याल से ये बेटा फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है? हाँ सर। अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है सर, मैंने कहा भाई साहब ये जो सबसेट हैं उनमें से वो सबसेट लिखने हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हो, मतलब या तो 3 एलिमेंट्स हो या फिर भाई 3 से ज्यादा एलिमेंट हो। ठीक है सर, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड क्या होगा, इसका आंसर होगा, देखो भाई कितने टोटल सबसेट्स हैं, ठीक है भाई, सबट्रैक्ट कर दो, ध्यान से सुनना, सबसेट्स विथ 0 एलिमेंट्स, ठीक है सर, सबसेट्स विद 0 एलिमेंट्स, माइनस कर दो बेटा सबसेट्स, ठीक है, सबसेट्स, सबसेट्स विद 1 एलिमेंट, ठीक है सर, फिर क्या माइनस कर दो बेटा सबसेट्स, ठीक है, विद 2 एलिमेंट्स, है सर? यस। आपको ये समझ में आया कि मैंने क्या करा? देखिए मैंने क्या करा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है भाई। तो देखिए मैंने क्या करा भाई, जो टोटल सबसेट्स थे उसमें भाई कुछ सबसेट ऐसे आए होंगे जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, जिसको हम फाई कहते हैं, कुछ ऐसे सबसेट आएंगे जिसमें एक एलिमेंट होगा, कुछ ऐसे सबसेट आएंगे जिसमें बेटा 2 एलिमेंट्स होंगे। तो मैंने क्या करा, टोटल सबसेट में क्या होगा सर, टोटल सबसेट में, टोटल सर सबसेट में वो भी सबसेट आएंगे जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, वो भी सबसेट आएंगे जिसमें एक एलिमेंट है, वो भी सबसेट आएंगे जिसमें 2 एलिमेंट है, वो भी सबसेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, वो भी सबसेट आएंगे जिसमें 4 एलिमेंट है, वो भी सबसेट आएंगे जिसमें 5 एलिमेंट है, वो भी सबसेट्स आएंगे जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, वो भी सबसेट्स आएंगे जिसमें 7 एलिमेंट हैं, और वो भी सबसेट आएंगे जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है भाई, सारे टाइप के भाई सब सबसेट्स आएंगे, लेकिन उनमें से मैंने वो सबसेट्स बेटा सबट्रैक्ट कर दिए हैं, पहला जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, दूसरा
जिसमें एक एलिमेंट है, तीसरा जिसमें दो एलिमेंट्स हैं। मैंने वो वाले भैया सबसेट्स डिलीट कर दिए हैं, उनका नंबर डिलीट कर दिया है। अब जो बचे होंगे, फिर से यहां पे देखो मैं एक चीज बता देता हूं, लिख देता हूं। इसमें 0 एलिमेंट वाले भी आएंगे, 1 एलिमेंट वाले भी आएंगे, 2 वाले भी, 3 वाले भी, 4 वाले भी, 5 वाले भी, 6 वाले भी, 7 वाले भी, 8 वाले भी। इसमें भाई सब सारे एलिमेंट्स वाले सबसेट हैं। हाँ 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि एक क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स ही 8 हैं, तो 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो भाई साहब इसमें आपको समझ में आया कि भैया वो केसेस हटा दिए जिसमें 0 एलिमेंट हो, मतलब ये हट गया। 1 एलिमेंट वाला हटा दिया, 2 एलिमेंट वाला हटा दिया। अब देखो टोटल में से अगर 0 1 2 एलिमेंट्स वाली चीज मैंने हटा दी है, यानी कौन सा बचा सर? 3 4 5 6 7 और 8, और यही तो चाहिए 3 और मोर एलिमेंट्स। क्या चंपा? मेरे ख्याल से चमक गया होगा। अब देखो भैया इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अगर बच्चों किसी को सबसेट की थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, तो मंजिल में जाओ, एक टाइप है, उसमें आपको टाइम स्टैम्प दिख जाएगा। उसमें भाई साहब मैंने सबसेट की पूरी थ्योरी भी बताई हुई है। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब देखो भैया टोटल सबसेट कितने हैं? 2 की पावर 8, ठीक है, माइनस जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, वो तो भैया 5 वाला सबसेट होता है, एम्प्टी सबसेट। वो एक ही एलिमेंट होता है, मतलब वो एक ही ऐसा सबसेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। फिर से बोल रहा हूं, वहां पे कुछ मैंने एक एलिमेंट गलत चीज बोल दी थी कि भाई सबसेट विद 0 एलिमेंट का मतलब क्या है कि भाई ऐसा एक ही सबसेट होता है जिसमें 0 एलिमेंट हो। उसका आता है सबसेट विद 1 एलिमेंट। ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिसमें 1 एलिमेंट होगा? तो ये होगा बेटा 8C1। 8C1 कैसे होगा? मानो मेरे बच्चे जब आपने ए क्रॉस बी किया, ठीक है ना, ए क्रॉस बी में देखो एलिमेंट कुछ ऐसा आया। ए क्रॉस बी में एलिमेंट कैसा आया? मानो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8 है सर। हाँ मानो जब बेटा आपने ए क्रॉस बी करा तो उसमें ये एलिमेंट है। वैसे मुझे पता है ऑर्डर्ड पेयर आता है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आता है, पर उसी को मैंने मान लिया। पहले ऑर्डर्ड पेयर को मैंने A1 मान लिया, दूसरे को A2 मान लिया, तीसरे को A3 मान लिया, चौथे को A4 मान लिया, पांचवे को A5 मान लिया, छठवे को A6 मान लिया, सातवें को A7 मान लिया, आठवें को A8 मान लिया है सर। हाँ अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, 8C1 का मतलब क्या है? ऐसा सबसेट जिसमें एक एलिमेंट हो। क्या पता सिर्फ A1 सेलेक्ट हुआ हो, क्या पता सिर्फ A2, क्या पता सिर्फ A3, क्या पता सिर्फ A4, क्या पता सिर्फ A5, क्या पता सिर्फ A6, क्या पता सिर्फ A7, क्या पता सिर्फ A8, मतलब माइनस है 8C1। और माइनस बेटा वो भी केस करने हैं जिसमें दो एलिमेंट सेलेक्ट हुए। दो एलिमेंट मतलब इन 8 में से कोई दो सेलेक्ट हो गए होंगे, तो भाई वो क्या हो गया होगा? वो हो गया होगा 8C2। तो इसको भाई जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे देख लेना आंसर आएगा 219। तो आंसर है बेटा सी पार्ट। मेरे ख्याल से चमक गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इस पे भी सवाल किसी ना किसी बेटा सबसेट में मिल ही जाते हैं। सॉरी सबसेट बोल रहा हूँ, किसी ना किसी जेई मेंस के पेपर में, किसी ना किसी जेई मेंस के सेट में बेटा इस पे भी सवाल मिल ही जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी नहीं आती है इसकी तो आप जल्दी से पीएनसी में देख लीजिए। पीएनसी जो मैंने पढ़ाया है मंजिल 2.0 में, वहां पे सबसेट वाला टाइप पढ़ लीजिए तो आपको बहुत बेटर इसका आइडिया लग जाएगा। क्योंकि भाई इस सीरीज में जेई मेंस सिलेक्शन एक्सप्रेस में हम बेटा मान के चल रहे हैं कि हाँ आपको बेसिक थ्योरी पीएनसी की आती है, बस हम इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं और करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, वहां पे कंप्लीटली खूब टाइम लगा के एक्सप्लेन चीजें करी जा चुकी। ठीक है भाई? हाँ सर, है सर, बिल्कुल बेटा, ठीक है सर। ठीक है भाई, अब देखो भाई साहब ऐसे ही एक और सबसेट का सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करा दे रहा हूं। अब इसमें यह दिया है कि भैया एक सेट दिया है 1 से लेके 100 तक का। ठीक है सर, 1 से लेके 100 तक का सर एक देखिए सेट दिया हुआ है। ठीक है सर, यस। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट्स आपको बताने हैं ए, मतलब जो सबसेट नॉन एम्प्टी है उनको कैपिटल ए बोल दिया गया, नाम कर दिया गया है। ठीक है, और किसके सबसेट है? एस के, इसी के भैया। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन, मतलब ए में भाई साहब जो भी सबसेट होगा, ए में जो भी सबसेट लोगे, उस सबसेट की जब सारे एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब क्या है उसका प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? उसका प्रोडक्ट इवन आएगा। तो भाई जल्दी से वीडियो को पॉज करें, खुद से करने का प्रयास करें, फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलो भाई, शायद वीडियो आपने पॉज कर लिया होगा, खुद से ट्राई कर लिया होगा, अब मेरी बारी आ गई है। ठीक है सर, तो देखिए भैया इसका ज्ञान क्या है, क्या ज्ञान है फ्रेंड्स इसका? देखिए भाई साहब इसका ज्ञान ये है, क्या ज्ञान है? मैंने कहा सर इसका आंसर होगा, देखो सर टोटल सबसेट्स लिखो। ठीक है सर, टोटल सबसेट्स लिखो और भाई साहब उनका नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना, उनका नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, वो बेटा सबसेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड सब्ट्रैक्ट दोस सबसेट्स ऑल ऑफ
whose all of whose elements are odd है सर। हाँ सर, कहना क्या चाहते हो? देखो भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, ये बेटा कहना चाहता हूं। ज्ञान बेटा ये है, ज्ञान कुछ ऐसा है कि भाई अगर आपको वो सबसेट चाहिए जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन हो, ठीक है भाई, तो मैंने कहा देखो सर, दो ही केस होंगे, या तो प्रोडक्ट इवन होगा या तो प्रोडक्ट ऑड होगा। दो ही केस होंगे, मतलब जब मैं टोटल सबसेट्स लिखूंगा तो भाई साहब सबका प्रोडक्ट एक में आएगा। अगर मैं से बात करूं या टोटल कितना होगा, रुकना जरा, इसमें भाई साहब टोटल सबसेट में कौन सा केस होगा सर? टोटल सबसेट में वो भी केस आएगा जिस टाइम सारे एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो इवन है। सही बात है सर, वो भी केस आएगा जब सारे एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो सर ऑड है। सही बात है। तो भाई इसमें से मैंने वो वाले केस हटा दिए हैं जिसमें सारे के सारे का प्रोडक्ट ऑड है। ये केस हट गया तो कौन सा बचेगा? वही बचेगा जिसमें प्रोडक्ट इवन है। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे मैंने इसका भैया ज्ञान आपको दिया। अब देखो बेटा, इसकी कैलकुलेशन आती है, तो देखो बेटा इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? इसकी कैलकुलेशन ये होगी, टोटल सबसेट कितने हैं? एस के टोटल सबसेट कितने होंगे? 100 एलिमेंट है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा जो आपने सेट थ्योरी और पीएनसी वगैरह में पढ़ा हुआ है, 2 की पावर 100 होगा, माइनस वो सबसेट सब्ट्रैक्ट करने हैं जिसके एलिमेंट्स ऑड हैं, जिसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ऑड है। ठीक है ना, ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स हुज प्रोडक्ट इज ऑड, यहाँ मैंने प्रोडक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स प्रोडक्ट इज ऑड। अब देखो भाई साहब, एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है सर, प्रोडक्ट इज ऑड, यहां पे भी आप पीले से जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। क्यों? अगर भाई साहब सारे के सारे एलिमेंट्स ऑड हैं, जहां पे लिखा है दो सबसेट्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर ऑड, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स ऑड हैं तभी मेरे बच्चे प्रोडक्ट ऑड आएगा। अगर एक भी एलिमेंट इवन हो गया तो सारे ऑड, अगर एक भी बेटा इवन है तो मल्टीप्लाई होके वो इवन हो जाएगा। ये एक ज्ञान है कि भैया सारे नंबर ऑड हैं, एक भी इवन है, मल्टीप्लाई करते इवन हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए भैया, हमें वो केसेस सब्ट्रैक्ट करने हैं जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स बेटा ऑड हैं, क्योंकि अगर सारे के सारे एलिमेंट्स भाई साहब ऑड हैं तभी प्रोडक्ट ऑड होगा। ठीक है भाई, तभी प्रोडक्ट ऑड होगा। तो देखो सारे एलिमेंट्स ऑड कैसे हो सकते हैं? तो अब क्या सिलेक्शन 13 से लेके 99 तक करना है, मतलब अब की यार सबसेट आपको किससे बनाना है? 135 से लेके 99 तक। बेटा 50 एलिमेंट्स होंगे तो माइनस क्या कर देंगे? 2 की पावर बेटा 50 कर देंगे। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 2 की पावर 50, अंदर आ जाएगा 2 की पावर 50 माइनस 1, यानी कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी ऑप्शन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, इतनी देर से हम पै 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 करे जा रहे हैं, पता रिकॉर्डिंग ही नहीं चल रही है। चल रही है भाई, वेरी गुड मेरे बच्चों। अब आता है बेटा नेक्स्ट सवाल, ये जेई एडवांस 2017 में पूछा गया है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। मुझे लगता है इस टाइप का सवाल रिपीट हो सकता है मेंस में। अब जितना आपने सीखा है वीडियो को पॉज करो और ये सवाल करने का ट्राई करो। चलो भाई, मेरी बारी आ गई। अब देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या है? इस वाले बच्चों क्वेश्चन में ये है, आपको ये बोला गया है कि एक भाई साहब सेट क्या है, एक सेट एस है, उसमें 1 से लेके 9 तक नंबर है। क्या ये ग्रीन दिखाई दे रहा है? ठीक है, रेड ले लो, बिल्कुल सही। एस में भाई साहब एलिमेंट्स 1 से लेके 9 तक हैं और ये दिया हुआ है के की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, के क्या है? एन के बेटा नंबर ऑफ, एन के बी द नंबर ऑफ, ठीक है, एन के बी द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस। ठीक है सर, सबसेट्स ऑफ एस, एन के बेटा नंबर ऑफ सबसेट है ऑफ एस, ईच कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, सारों में भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑड। इसमें भाई साहब एग्जैक्टली जो है ना के ऑड है, आउट ऑफ विच एग्जैक्टली के आर ऑड। सर आप कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं भाई, अगर आपको एनके दिया है तो इसका मतलब क्या है भाई? ये पहली चीज, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये भाई एस का सबसेट है। ठीक है सर, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है भैया टोटल इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। सर इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, है सर। हाँ, और तीसरी क्या प्रॉपर्टी है? इसमें एग्जैक्टली के ऑड है, एग्जैक्टली के बेटा यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही बेटा, एग्जैक्टली के यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली के यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं होते। हाँ बेटा, अब बताइए सर। हाँ बेटा, आप बताते हैं।
जैसे भाई साहब यहाँ पे n1 से लेके n5 तक का सम पूछा जैसे, तो यहाँ देखो भाई n1 क्या होगा, n1 में क्या होगा भाई, n1 में एग्जैक्टली 1 बेटा ऑड होगा और भाई 4 नंबर्स इवन होंगे। क्या क्लियर है? टोटल 5 नंबर होने चाहिए, अगर टोटल 5 नंबर है तो एक होगा ऑड और 4 बेटा क्या होंगे यहाँ पे इवन होंगे। ठीक है सर, हाँ बेटा 4 यहाँ पे इवन होंगे, बिल्कुल सही बेटा होते, यस। अब देखो बेटा यहाँ पे कितने ऑड नंबर हैं आप समझ रहे हो। अगर इस वाले भैया सेट एस की बात करूं तो देखो भाई यहाँ पे ऑड नंबर्स में व्हाइट पेन से लिख रहा हूं। ऑड नंबर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और साथ में यहाँ पे इवन नंबर्स क्या होंगे, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये बेटा इवन नंबर्स होंगे, है सर, हाँ। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब बताइए भाई साहब, अगर आपको एक ऑड चाहिए तो देखो ऑड क्या है, इन 5 में से कोई भी एक आप देखो ऑड सेलेक्ट कर सकते हो, और इवन चाहिए 4 में से 4 आप इवन सेलेक्ट कर लो। मतलब इसका क्या है, n1 की बेटा वैल्यू कितनी होगी, n1 की वैल्यू होगी देखो 5 के बराबर, जैसे आप सॉल्व करोगे, है सर, यस बेटा। सिमिलरली बेटा अगर मैं आपको n2 बोलूं तो देखो n2 में क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 ऑड होंगे और 3 क्या होंगे बेटा, इवन होंगे। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है कि टोटल ऑड चाहिए तो ऑड कितने चाहिए सर, इन 5 में से कोई भी 2 ऑड सेलेक्ट कर लो, 4 में से बेटा कोई भी 3 इवन सेलेक्ट कर लो। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये भाई साहब 40 आ जाएगा, क्योंकि देखो 5c2 का वैल्यू कितना होगा, 5c2 का वैल्यू 10 होगा, 4c3 का वैल्यू बेटा 40 होगा, और ये हो जाएगी n2 की वैल्यू है। इसके बाद बेटा आता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये n3 क्या है, n3 क्या है भाई, n3 में देखिए बच्चे 3 ऑड होगा और साथ में 2 इवन होगा। आइए बेटा कैलकुलेशन करते हैं, 5 ऑड में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो और 4 इवन में से बेटा कोई भी 2 इवन सेलेक्ट कर लो। सॉल्व जैसे करोगे 4c2 6 होता है, और अगर कोई 5c3 पूछे 10 होता है, तो ये बेटा आ जाएगा 60, और ये क्या चीज है सर, ये nc3 की वैल्यू। ठीक है सर, यस। सेम वे बेटा अगर मैं आपसे बोलूं सर n4 बता दो, तो n4 में क्या होगा, देखो भाई 4 ऑड होंगे और साथ में एक बेटा इवन होगा। तो 4 ऑड कैसे, आप 5 में से कोई भी 4 ऑड सेलेक्ट कर लो और 4 में से कोई भी एक इवन सेलेक्ट कर लो, तो सॉल्व जैसे करोगे बेटा ये हो जाएगा 20 है। हाँ। अब देख लो बेटा नेक्स्ट चीज क्या है, ऐसे ही भाई साहब अगर आप n5 देखोगे तो n5 में क्या होगा भाई, यहाँ पे 5 के 5 बेटा ऑड होंगे। अगर 5 के 5 बेटा यहाँ पे ऑड हैं तो कैलकुलेशन क्या है, 0 इवन होगा, यानी 5 में से 5 बेटा ऑड को उठा लो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब आपको पता है बेटा, अब आपको क्या बताना है, अब भाई साहब आपको देखो सवाल में इन सब का सम बताना है, n1 से लेके n5 तक का भैया कंप्लीट आपको सम बताना है। तो जैसे बेटा सम करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो देख लो भैया 5 + 40 कितना होता है, 45, बट 105, 125, 126, भाई साहब आंसर हो जाएगा 126, और इसका आंसर है बेटा सी पार्ट। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। तो देखो भैया ये एक जेईई एडवांस का सवाल है, और देखो इजी सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। इस टाइप का सवाल आ सकता है, किसी ना किसी के पेपर में ऐसा सवाल रिपीट हो सकता है। तो भाई तैयार रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें हाँ जेईई मेन सिलेक्शन एक्सप्रेस। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब एक ज्ञान आता है, थोड़ा पढ़ा भी देते हैं क्योंकि इस पे एक सवाल आने वाला है, बहुत ओपी सवाल है। ठीक है सर। अगर भाई साहब ज्ञान की बात करें, देखो भैया ज्ञान ये है, ये ज्ञान है बेटा अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड पेयर का है। हाँ कलर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है सर। सर अनऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, और पहले अंग्रेजी पढ़ लेते हैं फिर समझा देंगे। अनऑर्डर्ड पेयर के केस में भाई साहब क्या होता है, 1,2 और 2,1 को हम बेटा एक सेम बोलते हैं, इसको बेटा हम वन अनऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। मतलब 1,2 और 2,1 सेम है। सर ये सिर्फ एक अंग्रेजी है, यस। अगर आपसे बोला जाए कि भाई यहां पे कितने अनऑर्डर्ड पेयर हैं, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स, अगर कोई पूछे, आपसे पूछे कि बताओ कितने अनऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यहाँ पे जैसे भाई 1,2 और 2,1 है, यहाँ पे कितने अनऑर्डर्ड पेयर हैं, तो भाई साहब यहाँ पे सिर्फ एक अनऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पे बेटा सिर्फ एक अनऑर्डर्ड पेयर है। क्या मेरी बात क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ एक अनऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है सर। अब देखिए भाई साहब नेक्स्ट क्या है,
अगर भाई साहब ऑर्डर्ड पेयर बोला जाए तो देखो आप ऑर्डर्ड पेयर में 1,2 और 2,1 जो होता है बेटा वो डिफरेंट कहलाते हैं, इनको दो बोला जाता है, इनको भाई हम डिस्टिंक्ट कहलाते हैं। बस सुनते रहो, अभी चीज मैं बता दूंगा। मतलब अगर यहां पे आपसे पूछा जाए कि 1,2 और 2,1 में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो हम बोलेंगे भाई साहब जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से है वो भाई साहब कितना आ जाएगा, दैट विल इक्वल टू 2, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विल इक्वल टू 2। मतलब अगर भैया ऑर्डर्ड की बात है तो 1,2 और 2,1 बेटा ये डिस्टिंक्ट हैं, ये इक्वल नहीं माने जाते हैं। ये कौन सा केस है, ये सर ऑर्डर्ड वाला केस है। लेकिन अगर अनऑर्डर्ड की बेटा बात करेंगे तो 1,2 और 2,1 क्या सेम माने जाते हैं। क्लियर है भाई, अनऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर से मतलब नहीं है, 1,2 2,1 सेम नंबर से बना है इसलिए ये सेम है। लेकिन अगर ऑर्डर्ड वर्ड बेटा यूज होगा तो ये दोनों सेम नहीं होते, दोनों डिफरेंट होते हैं। मेरे ख्याल से बेटा ये वाला आपको ज्ञान मिल गया होगा, ये ज्ञान है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड पेयर्स का ज्ञान। ठीक है सर, हाँ बेटा। अब जैसे भैया दो पेयर ऑफ सेट दिए गए हैं, ठीक है, पहला भैया ये है, इसमें देखा जाए भैया पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है सर, क्या दिया हुआ है, मानो भाई साहब ये जो चीज है ये है कैपिटल ए, ठीक है, ये जो चीज है बेटा ये है कैपिटल बी। तो एक तरह से ये लिखा क्या हुआ है सर, ये लिखा है ए कॉमा बी। ठीक है सर, अब यहाँ पे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, ध्यान देते हैं। अब देखो भाई साहब क्या है, ये जो 1,4 है ये भाई साहब बी हो जाएगा, ये जो चीज है ये भाई साहब ए हो जाएगा। तो भाई ये दिया है बी कॉमा ए। ठीक है, तो भाई इसको सेट ए बोला है 1 2 3 को, इसको भाई साहब सेट बी बोला है 1,4 को। यहाँ पे 1,4 पे सेट बी है, ये सेट ए है, ये ए कॉमा बी है, तो ये भाई बी कॉमा ए है। तो भाई ये देखिए एक आपको पेयर ऑफ सेट दिया गया है। अगर भाई इसको आप अनऑर्डर्ड बोलते हो, अगर इसे अनऑर्डर्ड बोलते हो तो दोनों सेम कहलाएंगे। तो भैया सिर्फ एक अनऑर्डर्ड पेयर है ऊपर, मतलब इस वाले केस में क्या हो गया है, इस वाले केस में बेटा जो ए कॉमा बी है ये इक्वल टू बी कॉमा ए है। अगर आपने अनऑर्डर्ड शब्द यूज कर दिया है, मतलब यहां पे दिमाग नहीं लगाना, यहां पे क्या करना है, यहां पे भाई साहब आपको याद करना है डेफिनेशन की। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए बेटा सेम होंगे। और सिमिलरली अगर भाई साहब ऑर्डर्ड की बात करेंगे तो ये बेटा दो ऑर्डर्ड पेयर्स कहलाएंगे। और इस केस में भाई साहब जो ए कॉमा बी है दिस विल नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से भाई सबको क्लियर होगी। अगर अनऑर्डर्ड है तो ए कॉमा बी बी कॉमा ए सेम होंगे। यहां पे कितने अनऑर्डर्ड पेयर हैं ऊपर, एक ही है, ये एक ही है। लेकिन अगर ऑर्डर्ड है तो भाई दोनों डिफरेंट होंगे, यानी कि यहां पे दो अनऑर्डर्ड पेयर होंगे। क्या मामला क्लियर है? क्लियर होगा ही, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे बेटा यहां पे मैं सवाल की बात करूं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स, इसमें आपको निकालने हैं ऑफ सेट्स। इसमें देखो कितने अनऑर्डर्ड पेयर हैं, अनऑर्डर्ड पूछा है, मतलब 1 2 3 1 4 और 1 4 1 2 3 ये बेटा सेम है। एक टाइप ये है, एक तो 5 है, 5 को भी गिनोगे। उसके बाद में क्या है, ये दोनों बेटा आपस में सेम है। क्यों? ये लिखा है सी मान लो, इसको इसको मान लो डी मान लो, तो ये सी कॉमा डी है। सी क्या है 1 2 3 7, डी क्या है 1 4 8, मतलब ये सी कॉमा डी है तो ये डी कॉमा सी है। टोटल कितने अनऑर्डर्ड पेयर हैं सर? अनऑर्डर्ड पेयर टोटल इसके 3 हैं। लेकिन अगर कोई बोल देता, इसी में आपसे बोल देता कि चलो यार नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताओ, चलो भाई सेकंड पार्ट इसमें ऐड कर दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जरा बताओ। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे बेटा, गिन के आप देख सकते हो। तो भैया 1 2 3 4 5, ठीक है 5 होंगे, बिल्कुल सही सर। यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे बच्चे? 5 होंगे। शायद मेरी बात क्लियर है। ऑर्डर्ड पेयर में ये सब डिस्टिंक्ट हैं, और अनऑर्डर्ड पेयर में क्या है बेटा, ये जो फर्स्ट पार्ट इसका जिसको माना हुआ है, अनऑर्डर्ड पेयर के केस में सिंगल टिक वाले आपस में इक्वल है, डबल टिक वाले आपस में इक्वल है। 5 तो एक डिफरेंट ही है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर बेटा क्लियर है जल्दी से भी कमेंट करो, CLR मतलब कि क्लियर है। ठीक है मेरे बेटा? हाँ मेरे सर। चलो बच्चे, अब भाई ये वाला सवाल है, ये सवाल जेई एडवांस 2010 में पूछा गया था। ठीक है भाई, इसके बहुत चांसेस हैं ये सवाल जेई मेंस में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2022। ठीक है, ये मैंने फिर से मंजिल में बेटा कराया हुआ है, ये मंजिल में कराया हुआ है, और इसकी थ्योरी बेटा बहुत प्यारी है, इसलिए भाई बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पे आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, ऐसा हो सकता है कि क्या पता कि आपकी कनेक्टिविटी ना बन पाए जब मैं सवाल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप मंजिल में जाके देख लेना, क्योंकि वहां बिल्कुल बेसिक से चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं। ठीक है सर।
अब देखो बच्चों इस वाले सवाल में क्या है कि भैया एक सेट एस है जो क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है सर, सेट 1 2 3 4 है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स बताने हैं, ठीक है, ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स, ठीक है सर, डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ एस। डिसजॉइंट सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे भैया आपसे बोला गया कि अनऑर्डर्ड पेयर मानो बेटा ए कॉमा बी आपको बताना है, ठीक है ना, और इसमें बेटा जो ए और बी है वो क्या होगा, उसका जो इंटरसेक्शन है बेटा वो फाई होगा, आपसे ये पूछा गया है। यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन भी है ये भाई साहब फाई होगा, मतलब इसका इंटरसेक्शन फाई होगा। उसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सबसेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, नथिंग इन कॉमन, कुछ भी इनके बीच में कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है बेटा यहाँ पे फाई है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से भाई मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, है सर? हाँ होते सर। हाँ अब देखो बच्चों कैसे होगा ये सवाल, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है सर, ध्यान से देखते हैं। आपको भैया एस में देखो 4 एलिमेंट्स दिए हैं, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितने हैं सर, ये 4 हैं, ठीक है सर। ये जो एस का जो हर एक एलिमेंट है मुझे उससे भाई सबसेट बनाना है सर। तो भैया सबसेट देखिए कैसे बनाना है इसको, भाई ए और बी मानो इसके 2 सबसेट हैं, वैसे इसके खूब सारे बेटा सबसेट होंगे, मानो भाई इसके 2 सबसेट हैं ए और बी, और भाई साहब आपको इन एलिमेंट से पूछना है बारी बारी, ये भाई ये भाई ये भाई, तो ये एलिमेंट कहेंगे हाँ भाई। ये पहला एलिमेंट कहेगा कि भाई, पहले एलिमेंट से मैं जाके पूछूंगा भैया सबसेट बन रहा है, ए के पास जाओगे कि बी के पास जाओगे, लेकिन ठहरो भैया दोनों के पास मत जाना। क्यों? अगर मानो भैया ये वन एलिमेंट मानो ए के पास भी चला गया और बी के पास भी चला गया, तब तो भाई इंटरसेक्शन में वन आने लगेगा। अगर ये वन एलिमेंट दोनों के पास चला गया तो इंटरसेक्शन लेते ही बेटा वन आने लगेगा। लेकिन आपको पता है, लेकिन आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको क्या पता है बेटा, आपको ये बहुत ज्यादा बढ़िया से पता है कि भाई इसका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। फाई आने का मतलब क्या है बेटा, फाई आने का मतलब ये है कि यहां पे हर एलिमेंट के पास 3 चॉइसेस होंगी। अब देखो यहीं पे बेटा गड़बड़ होती है, लोग सोचते हैं 2 चॉइस होगी, ठीक है, मेरी सारी बात सुनो फिर भैया एक समरी बताऊंगा, उसको ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं और क्या करते हैं। यहां पे बेटा जो ईच जो एलिमेंट है 1 2 3 4 में से ईच एलिमेंट हैज 3 चॉइसेस। ये बेटा 3 चॉइसेस किस लिए हैं, फॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 5 होने के लिए बेटा हर एलिमेंट के पास 3 चॉइस हैं। 3 चॉइस क्या है, या तो एलिमेंट ए के पास जाएगा बी के पास नहीं जाएगा, पहली चॉइस है, सही बात है। अगर एलिमेंट बेटा ए के पास गया तो बी के पास नहीं गया, मतलब अगर ए के पास 1 है तो बी के पास 1 नहीं होगा। 2 से पूछा, 2 ने मतलब अभी थोड़ा सा और समझाऊंगा, अभी रुक जाओ, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो भैया ये जो दूसरा है, दूसरे में क्या है, या तो एलिमेंट ए के पास नहीं जाएगा बी के पास जाएगा, सही बात है, मतलब एलिमेंट बी के पास चला गया ए के पास नहीं गया। तब भी अगर मानो भैया ए जो है, जो ये 1 है, ए के पास नहीं गया बी के पास चला गया, मतलब बी के पास 1 है ए के पास नहीं है, तब भी इनके इनके बीच में कॉमन थोड़ा ना 1, एक के पास नहीं है एक के पास है, तो कॉमन 1 है ही नहीं, यानी इंटरसेक्शन भाई फाई आराम से मतलब आ सकता है, सही बात है। और देखो तीसरी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस है जो लोग भूल जाते हैं कि भैया ना ही ए के पास जाएगा ना ही बी के पास जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है, लोग इसी को भूलते हैं। हमें कैसे पता चलेगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है जिसमें कि तुम्हें पता चले कि भाई हर एलिमेंट के पास, हर एलिमेंट के पास बेटा 3 चॉइसेस हैं, जिससे कि ए इंटरसेक्शन बी के बीच में कुछ भी कॉमन ना आए, कि भाई या तो एक के पास जाए दूसरे के पास ना जाए, कुछ लोग दिमाग लगा के ये सोच लेते हैं, या तो पहले के पास ना जाए दूसरे के पास जाए, ये भी दिमाग लगा के सोच लेते हैं। ये बेटा सोचने में बहुत दिक्कत होती है कि ना ही ए के पास जाए और ना ही बेटा क्या है बी के पास जाए, ना ही ए के पास जाए बेटा और ना ही बी के पास जाए। मेरे ख्याल से भाई साहब मेरी बात क्लियर है, ना ही ए के पास जाए और ना ही बी के पास जाए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब सोचो भैया 1 ना ही ए के पास गया ना ही बेटा बी के पास गया, अब 1 ना ही अगर ए के पास गया और ना ही बी के पास गया, मतलब दोनों के पास नहीं है। जब दोनों के पास नहीं तो दोनों के पास कॉमन नहीं होगा। मानो भैया 5 रुपए का सिक्का था, ना मेरे पास आया ना तुम्हारे पास आया, तो क्या 5 रुपए का सिक्का हमारे बीच में कॉमन है? नहीं है। हाँ ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि पहले से 5 का सिक्का हमारे पास नहीं है। अब मानो 5 का सिक्का तुम्हारे पास गया मेरे पास नहीं आया, तब क्या कॉमन है? नहीं है। क्या पता 5 का सिक्का मेरे पास आया तुम्हारे पास नहीं आया,
तो तुम्हारे पास नहीं मेरे पास है, तब भी हमारे बीच में कॉमन नहीं है। तो भाई साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर आपको ए और बी के डिसजॉइंट सबसेट्स बनाने हैं, अगर आपको ए और बी के डिसजॉइंट सबसेट्स बनाने हैं, अगर आपको ए और बी के डिसजॉइंट सबसेट्स बनाने हैं, तो भाई साहब हर एलिमेंट के पास तीन चॉइस हैं, या तो ए के पास बी के पास नहीं, या तो बी के पास ए के पास नहीं, और तीसरा क्या है बेटा, तीसरी चॉइस है कि ना ही ए के पास और ना ही बी के पास। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ठीक है सर, यस। तो देख लो भाई साहब क्या होगा। अब यहां भैया अगर टोटल अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर्स, टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स अगर बेटा आपको ए कॉमा बी के लिखने हैं सेट के, कि हमें देखना है कितने हो सकते हैं, तो भैया मैं पहले वन के पास जाऊंगा। वन बोलेगा देखो सर तीन चॉइस है, बहुत अच्छे। अब ध्यान से सुनना, यहां ध्यान से सुनना, ये मत सोचना तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया। वैसे ये मैं पीएनसी में करा चुका हूं, दूसरी बार जब आपको सेट पढ़ाया गया होगा रिलेशन, उसमें भी कराया गया होगा। ठीक है ना, जब मंजिल में पढ़ाया होगा पक्का कराया होगा। ये सेट का बहुत अच्छा सवाल है, उसमें भी कराया गया होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये घर से करने को दिया था जिस टाइम मैं सेट का टॉप 15 पीवाईक्यू करा रहा था, मैंने कहा था इसका सॉल्यूशन पीएनसी में बताऊंगा। तो आज वो बेटा दिन है और आज फिर से बता रहा हूं। ठीक है भाई, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मंजिल में मिल जाएगा। और कहां पे मिलेगा? पीएनसी में देख लेना, एक पूरा टाइप होगा इन्वॉल्विंग सेट्स, मैंने एक टाइप बनाया होगा इन्वॉल्विंग एससीटीएस सेट्स। ठीक है भाई, तो उसमें जरूर ये पूरा देख लेना क्योंकि दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अगर यहां समझ में नहीं आता है, क्या पता कनेक्टिविटी ना हुई हो। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ। अब भाई अगर मैं टोटल अनऑर्डर्ड पेयर्स की बेटा बात करूं, टोटल अनऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बाई कितने होंगे, तो भैया क्या होगा, सॉरी अनऑर्डर्ड नहीं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे। मैंने कहा सर वन के पास तीन चॉइस है, टू के पास भी बेटा देखिए तीन चॉइस है, थ्री के पास भी तीन चॉइस है, और फोर के पास भी तीन चॉइस है। मतलब सर 81 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे ए कॉमा बी के, जिसमें कि इनके बीच में क्या है, जिसमें कि भाई इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। 3 इंटू 3, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तीन चॉइस वन के पास, तीन चॉइस टू के पास, तीन चॉइस तीन के पास, तीन चॉइस बेटा किसके पास है, फोर के पास है सर। हाँ बेटा, अब देखो बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि ये फॉर्मूला क्या है, कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर के बीच में क्या रिश्ता होता है। सर क्या रिश्ता होता है, आइए बेटा बता देते हैं। भाई साहब जो नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ जो अनऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ये जो वैल्यू होती है दिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है सर, हाँ ये होती है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है बच्चों, तो देख लो भैया ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। इस टाइप का सवाल आए तो बेटा ये चीज यूज होएगी, होएगी ही होएगी ही होएगी ही। ठीक है मेरे बच्चों, अब देख लो जरा भैया क्या करना है, कि आपको पता है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने निकाले हमने बेटा, 81 निकाले हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 81 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करोगे बेटा ये आ जाएगा 41, और इतने अनऑर्डर्ड पेयर्स होंगे टोटल भाई साहब, यहाँ 41 अनऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। मेरे ख्याल से भाई साहब आपको क्लियर है कि कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है सर, हाँ बेटा। अब आता है भैया देखो नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल में भाई साहब ये पूछा गया है, सबसे पहले बेटा एक आपको ज्ञान दे देता हूं। क्या ज्ञान दे देता हूं, ज्ञान बेटा ये है कि अगर आपको दिया है एक पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, अगर आपको बेटा दिया गया है पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, ठीक है सर, हाँ अगर आपको बेटा दिया गया है पॉलीगन ऑफ एन साइड्स है, हाँ तो भाई साहब इसकी जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होती हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स बेटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, हाँ ये होता है भाई साहब NC2 माइनस एन। ठीक है सर, हाँ बेटा इसको भाई साहब याद कर लेना, ये बहुत काम आती है, याद भी होगा। अब आप लोग पढ़ चुके हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ठीक है भाई, तो ये आइडिया आपको होगा ही, ये होती है NC2 माइनस एन, प्रूफ मंजिल में दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बच्चों सब लोग ध्यान देना। अब देखो इस वाले सवाल को थोड़ा सा इन्होंने ड्रामे के, थोड़ा सा ड्रामा दिया हुआ है, थोड़ी सी कहानी दी हुई है। तो देखो जो भी अंग्रेजी में लिखा है उसका हिंदी में मतलब ये है कि एक सर्कुलर स्टेडियम है, ठीक है सर, और सर्कुलर स्टेडियम में खूब सारे बेटा जो 20 वो खड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं, पिलर्स बेटा खड़े हुए हैं। ठीक है, 20 पिलर खड़े हुए हैं, ठीक है 20 पिलर खड़े हुए हैं ये स्टेडियम में। और बोला गया है भाई साहब इनके ऊपर जो भैया ये जो पॉइंट है, इनके ऊपर वाले पॉइंट्स को हमने क्या करा है, आपस में जोड़ा है,
और ऐसे जोड़ा है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं जुड़े हुए हैं। अभी मैं फिगर अच्छे से बनाऊंगा, टेंशन मत लेना, तब तक आप वीडियो को पॉज करो, इसको करने का प्रयास करो, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको हिंदी में बता देता हूं। हिंदी में ये भैया बता देता हूं कि आपको बोला गया है कि ये जो पिलर्स हैं, इसका जो टॉप है उसको आपस में जोड़ा गया है, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि देखो ये अगल बगल के पिलर्स हैं, अगल बगल के नहीं जोड़े गए हैं, इसको भैया इनको जोड़ा गया है, जो कि देखो भैया अगल बगल के नहीं है, ठीक है ना, जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव हैं, मतलब जो अगल बगल वाले नहीं हैं। तो भैया सवाल में यही बोला गया है, ये तो भैया इसका हिंदी का मतलब हो गया है। तो देख लो भाई साहब, अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है, सपोज दैट 20 पिलर्स ऑफ द सेम हाइट हैव बीन इरेक्टेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर स्टेडियम। सर्कुलर स्टेडियम की बाउंड्री पे, मतलब जहां पे बिल्कुल इसके सरकमफेरेंस पे हमने जो 20 पिलर बेटा खड़े कर दिए हैं, सब सेम हाइट के हैं। फिर ये बोला गया द टॉप ऑफ ईच पिलर हैज बीन कनेक्टेड बाय बीम्स, ठीक है। बीम्स का मतलब तार होता है, ठीक है, बीम्स का मतलब बच्चों तार होता है। और उसको भाई साहब आपने क्या करा है, वैसे एग्जैक्ट इसका मीनिंग तार नहीं होता है, ये थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग की चीज है, जनरल चीज है। बीम है मतलब थोड़ा लेंटर टाइप की चीज होती है, ठीक है। तो ऐसी की तैसी आप यही मान के चलो कि भाई बीम्स का मतलब क्या, तार से जोड़ दिया गया है इनके टॉप को। और ऐसे भैया जोड़ा गया, सबको नहीं जोड़ा गया है, सिर्फ उनको जोड़ा गया है जो कि नॉन एडजेसेंट है। जो क्या है बेटा, जो नॉन एडजेसेंट है। देन टोटल नंबर ऑफ बीम्स निकालने हैं, है सर। हाँ, तो देखो भैया मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा। मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि भाई साहब इनके जो टॉप्स हैं, सिर्फ भाई साहब मुझे देखो टॉप्स दिख रहे हैं ये ग्रीन कलर से, हैं सर। हाँ, सिर्फ बेटा देखो टॉप दिख रहे हैं मुझे ग्रीन कलर से। टोटल ऐसे बेटा कितने होंगे, ऐसे टोटल 20 टॉप होंगे। ऐसा करते हैं, ग्रीन नहीं बेटा पिंक ले लेते हैं, ठीक है भैया। ये पहले पिलर का टॉप, दूसरे पिलर का टॉप, तीसरे पिलर का टॉप, चौथे पिलर का टॉप, पांचवें पिलर का टॉप, छठवें पिलर का टॉप, सातवें पिलर का टॉप, और ये हो गया आठवें पिलर का टॉप। और ऐसे बेटा डैश 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 का मतलब क्या है कि पूरे भाई साहब 20वां पिलर तक के ये बेटा डॉट का इंतजाम है। अब बोला क्या है भैया, ये जो टॉप्स हैं पिलर के, जो पिंकी पिंकी नजर आ रहे हैं, इनको ज्वाइन किया गया है, लेकिन ऐसे नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि भाई जब ऐसे ज्वाइन करोगे तो भाई साहब ये कंसेक्यूटिव एडजेसेंट बेटा ज्वाइन हो जाएंगे। हमें पीले से मतलब नहीं है, क्योंकि पीला तो भाई साहब जब सबको ज्वाइन करोगे तो आपको एक देखो पॉलीगन मिलेगा। देखा जाए ये जो पीला पीला है 20 पॉइंट्स हैं, 20 पिलर का मतलब 20 पॉइंट्स हैं। ध्यान से सुनो, 20 पिलर मतलब 20 पॉइंट्स हैं। जब बेटा मैं 20 पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को बेटा मिलेगा पॉलीगन ऑफ 20 साइड्स, है सर। हाँ, आपको हमको मिलेगा पॉलीगन ऑफ 20 साइड्स। ओते सर, हाँ बेटा। अब भाई साहब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमसे बोला गया है कि हमें पीली वाली रेखा से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें नीली रेखा से मतलब है, समझे ना। ये नॉन एडजेसेंट जब ज्वाइन, अब ये आपको नीली रेखा से बेटा काउंट करनी है कि कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ नीली रेखा ही बेटा आपको काउंट करनी है, ठीक है भाई। तो देखो नीली रेखा क्या है, इन नीली रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल बोलते हैं। मतलब भाई साहब नंबर ऑफ बीम्स कितनी होंगी, जितनी नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं, ठीक है भाई। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि सर टोटल नंबर ऑफ बीम्स किसके बराबर हैं, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स के, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स के बराबर हैं, है सर। हाँ बेटा, तो देखो कितने इसकी डायगोनल्स होंगी, आपको पता है यहाँ पे n, इसमें भैया n साइड, मतलब साइड n क्या होता है, जितनी साइड होती हैं, इसमें बेटा इसका आंसर हो जाएगा 20c2 -20, क्योंकि n की वैल्यू बेटा 20 है। इसको बेटा जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे 170 आ जाएगा आंसर। तो आंसर है बेटा इसका ए पार्ट। क्या आपको चमक गया है, क्या डायगोनल्स निकालना सीख गए हो, ठीक है। इसका प्रूफ अगर आपको देखना है कैसे नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 -n होते हैं, तो भाई साहब ये मैंने सवाल कराया है, ये बिल्कुल शुरू में आपको मिल जाएगा, देख लेना। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि ये पीएनसी के फर्स्ट पार्ट में है कि पीएनसी के सेकंड पार्ट में है, लेकिन आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। अगर आप भैया ऐसे बच्चे हो जिसको अभी 20 दिन में एग्जाम नहीं देना है, तो आप इस वाले बेटा वीडियो को रेफर कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होगी। ओके सर, यस बेटा, ठीक है। अब यहाँ जाओ भाई साहब, चलो। अब भाई साहब यहाँ जैसे आओगे, यहाँ पे आपको दिया गया है कि भैया 6 डिजिट नंबर आपको बनाने हैं, ठीक है, यूजिंग द डिजिट 1 3 5 7 9, इन पांचों डिजिट से बनाने हैं, सच दैट ईच डिजिट इज यूज्ड एट लीस्ट वंस, है। मतलब भाई साहब क्या करना है कि हर डिजिट को कम से कम बेटा एक बार यूज करना है, हर डिजिट को कम से कम एक बार आपको यूज करना है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से करने का प्रयास करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। इस टाइप का सवाल एक ही बार आया है, लेकिन हाँ 2020 में आया है,
क्या पता इस बार देखने को मिल जाए, पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ये आपको कंसेप्ट बढ़िया सिखाता है। ये जो सवाल है बेटा, ये कंसेप्ट बढ़िया सिखाता है। चलो बेटा वीडियो पॉज करो। चलो भाई वीडियो पॉज कर लिया होगा, खुद से ट्राई कर लिया होगा, आप आंसर मैच करो। हैं सर? हाँ बेटा। सर हमें क्या करना है? हमने कहा देखो बेटा, हमें ना 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। हाँ, हमें बेटा देखो 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है सर, 6 डिजिट, हाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर हमें 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। यस, हमें बेटा 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। पेन गिर गया मेरा। और भाई साहब 6 डिजिट नंबर में बोला गया है कि हर डिजिट कम से कम एक बार यूज होगी, मतलब 1 3 5 7 9, ये एक एक बार तो आएगा। तो आपको ये क्लियर है, जब आप नंबर बना रहे होगे तो किसी एक डिजिट में भाई साहब 1 चला जाएगा, किसी एक इस डिजिट में 3 चला जाएगा, किसी एक प्लेस में 5 चला जाएगा, किसी एक प्लेस में 3 चला जाएगा, किसी एक प्लेस में 1 चला जाएगा, किसी एक प्लेस में 7 चला जाएगा, किसी एक प्लेस में बेटा क्या हो जाएगा, 9 चला जाएगा। लेकिन आपको पता है ये पांचों डिजिट एक एक बार तो यूज करनी है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। यानी कि सर ये पांचों डिजिट जब एक एक बार यूज हो जाएगी तब भी एक डिजिट बचेगी। मानो ये बेटा 5 डिजिट 1 2 3 4 5 इन 5 जगह चली जाती है, तो देखा जाए भाई साहब एक भैया डिजिट जो है हमें और चाहिए, मतलब 6 प्लेस है, 5 डिजिट है, बड़ी नाइंसाफी है। 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें भैया एक डिजिट और चाहिए। ठीक है सर, अब यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको डिजिट जो चाहिए सवाल में दिया है यही इन्हीं में से एक होनी चाहिए। तो देखो भैया एक प्लेस के लिए हम लोग डिजिट सेलेक्ट करेंगे, इन 5 में से कोई भी एक डिजिट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, इन 5 में से बेटा कोई भी एक डिजिट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भैया मानो जब सेलेक्ट किया 9 आ गया, कुछ भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। तो भैया जैसे जो रिमेनिंग डिजिट है ये क्या है बेटा, ये है सिलेक्शन ऑफ रिमेनिंग डिजिट। ठीक है भाई, सिलेक्शन ऑफ डिजिट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सिलेक्शन ऑफ डिजिट फॉर रिमेनिंग प्लेस है सर। हाँ बेटा, फॉर क्या होगा, फॉर होगा रिमेनिंग प्लेस। अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ सर ध्यान देते हैं। अब देखो भाई साहब, मानो वो जो डिजिट है जो भैया वो 9 सेलेक्ट हो गई है। अब ये भैया 6 की 6 डिजिट अरेंज हो सकती है। कैसे अरेंज करोगे? फैक्टोरियल 6 होगा, 6 है क्योंकि, और साथ में नीचे होगा भैया फैक्टोरियल 2। 6 है कि 5 है यार, 6 है ना, 1 2 3, हाँ 6 है। और फैक्टोरियल 2 क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे 9 आएगा तब भी 2 सेम है। अगर मानो 3 सेलेक्ट हो जाता है यहाँ पे तब भी 2 सेम होती। चाहे बेटा यहाँ पे अभी 5 सेलेक्ट हो जाता तब भी 2 सेम होते। तो देखो भैया सब में कैलकुलेशन सेम है, और इसको जैसे बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप जानते हो फैक्टोरियल, सॉरी 5c1 बेटा 5 के बराबर होता है। फैक्टोरियल 6 कितना होता है सर? 720 होता है, डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो सर ये होता है 1800 नंबर्स होंगे बेटा। ऐसे 1800 नंबर्स होंगे जो 13579 से बने होंगे, और वो 6 डिजिट नंबर हैं, और उसमें हर डिजिट कम से कम एक बार यूज है। आपको समझ में आ रहा है? 13579 सब एक एक बार यूज हो गई हैं। हाँ 9 बेटा 2 बार यूज हो गया है इसमें। ऐसे 3 सेलेक्ट होता तो भैया 3 2 बार यूज हो जाता, तो एटलीस्ट 1 बार तो वो यूज हो ही रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है। ओते सर? यस बेटा, है सर, बिल्कुल सही बेटा, है सर, हाँ बेटा। अब भाई साहब ये आया, ये भैया रैंक निकालने वाली चीज होती है। ठीक है, तो भैया रैंक निकालने वाले सवाल आते हैं। रेडी रहो, इनके आने की बेटा प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, समझ रहे हो? इनके आने की वेरी हाई प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें बेटा आपको रैंक निकालना होता है। ठीक है, तो भाई साहब रैंक निकालने का ट्रिक फिर से मैंने मंजिल में बनाया हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसको रैंक निकालने के तरीके देखने हैं वो मंजिल में देख सकता है। सॉरी मंजिल मंजिल बहुत चिल्लाते हो। हाँ बेटा मंजिल 2.0 में वो देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। थ्योरी वहाँ पे बहुत टाइम देके आपको समझाई गई है। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो देखो भैया कैसे करना है। जैसे भैया स्मॉल में बेटा आपको बताना है, ये स्मॉल में, स्मॉल के अगर सारे के सारे लेटर्स को आप अरेंज करोगे तो स्मॉल वर्ड की क्या रैंक होगी? पोजीशन को ही रैंक कहते हैं, समझे ना? पोजीशन ऑफ द वर्ड रैंक। जैसे क्लास में होता था ना, क्लास में लोग नहीं पूछते थे क्या रैंक आई, या फिर क्या पूछते थे क्या पोजीशन आई। हाँ, अब देखो भैया जैसे ये स्मॉल दिया है, हाँ सर, तो देखो भैया सबसे पहले कौन आता है आपको पता है? हाँ, इसमें देखो ये स्मॉल की रैंक बतानी है। बहुत सही, आप लिख दो SMALL, समझ में आया लिख लिया। समझ में आया लिख लिया। ठीक है सर, अब देख लो भाई साहब कैसे इसकी रैंकिंग करोगे। ए की फर्स्ट होगी ABCDEFG IGHIJKL, हाँ LMNOP,
हाँ ये देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे रैंक हो जाएगी बेटा। ठीक है सर। अब देखो भैया हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा करते हैं कि 4 से कम नंबर वाले यहाँ पे कितने दिख रहे हैं सर, 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं। ठीक है ना यार, तो भैया ये हो जाएगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा, क्योंकि एल 2 बार रिपीटेड है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। पर एम से छोटे कितने हैं सर, 3 दिख रहे हैं, क्योंकि सर 2 रिपीट हो रहे हैं एल, इसलिए आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। 1 से छोटा एक भी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इससे छोटा एक भी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इससे तो छोटा कोई है ही नहीं, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। फिर बेटा हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहां लिखते हैं 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। सर उसके बाद क्या करते हैं सर, अभी रुको बताते हैं कि उसके बाद क्या करते हैं, क्या करते हैं सर। उसके बाद हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि भैया इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भैया, तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 48 होता है, समझो। इसको बेटा मैंने इससे मल्टीप्लाई करा है। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 इंटू 4/2 कितना हो गया भाई, 96/2 मतलब 48। फिर क्या होता है भैया, इसको इससे करते हैं तो 3 3 जा कितना होता है भाई साहब, 9 होता है। बाकी सब तो देखो भाई 0 ही हो जाएंगे। तो देखो ये सम कितना आ रहा है सर, 57 आ रहा है। तो आपको ये मैंने बताया हुआ है, जो रैंक होती है उसमें बेटा 1 ऐड करके आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 58 वर्ड है सर। हाँ बेटा, रैंक इसकी हो जाएगी 58, मतलब क्या है 58 इसकी पोजीशन हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर है। ये ट्रिक मैंने बताई हुई है, ठीक है ना यार। जब एक अल्फाबेट रिपीटेड है तो क्या करते हैं, ऐसे भैया ट्रिक जब 2 अल्फाबेट रिपीटेड हैं तब क्या करते हैं, और साथ में जब ऑल डिस्टिंक्ट होते हैं तब क्या करते हैं, ये भी बेटा मैंने शेयर किया हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है, मेरे ख्याल से बेटा आपको ये चीज क्लियर होगी। ओते सर, यस बेटा। चलो भाई, ये जेईई एडवांस 2020 का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें मैंने बताया हुआ है। आपको भी ऐसे सवाल मैं एक चुटकी में करना सिखा दूंगा कि ऐसे सवाल बेटा कैसे करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद से करने का प्रयास करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। जय बाबा की। चलो बेटा, मेरी बारी आ गई। अब देखो बच्चों, इस वाले सवाल में क्या है, इस वाले सवाल करने से पहले मैं एक चीज आपको सिखा देता हूं। ये वैसे जेईई एडवांस का सवाल है, 2020 का है, लेकिन इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो भैया, एक जो मैं आपको कंसेप्ट, एक जो ज्ञान देने वाला हूं, ये फॉर्मूला याद रखना। चाहे पीएनसी चैप्टर पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, भूल से इधर पहुंच गए हो तब भी अला बेटा फॉर्मूला याद कर लेना। तो भाई साहब ये देखिए ज्ञान है, बट आई हेट दिस पेन, ये क्या सिलेक्ट हो गया है, चलो ना ना, आई लव दिस पेन। तो देखो भैया क्या है बाबा का ज्ञान, तो देखो बच्चों बाबा का ज्ञान क्या बोलता है रे, बाबा का ज्ञान बेटा ये बोलता है, क्या बोलता है सर बताते हैं। बाबा का ज्ञान ये बोलता है, बहुत ध्यान से बेटा सुनना, पहले मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं फिर मैं हिंदी में उसे बताता हूं, ठीक है, ठीक है सर। नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ऑफ सेलेक्टिंग होते, हाँ, आर ऑब्जेक्ट्स होते आउट ऑफ होते एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी इतने की मैं हिंदी बता देता हूं। देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, हम लोग आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब एन में से आर को सिलेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बेटा जो एन है वो ग्रेटर देन आर होगा, ठीक है सर। अब देखो बेटा इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है, सच दैट नो टू ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव, हाँ, सच दैट नो टू ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है सर। क्या आपको समझ में आया। आपसे भैया क्या ज्ञान दिया है, इसको बेटा सितारा लगा दे रहा हूं, इसका सवाल है तो बाकी लोग बेटा इसको बहुत बड़े बड़े मेथड से करते हैं, कोफिशिएंट मेथड से कुछ लोग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं बेटा इसे, मतलब बहुत सारे मेथड से करते हैं, मल्टीनोमियल वगैरह, क्या इक्वेशन बना के पता नहीं क्या नहीं करते हैं, लेकिन तुम एक चुटकी बजाते इसका आंसर निकाल सकते हो। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं, मैंने स्क्रीन में क्या लिखा है मुझे सामने दिखता रहता है जो मैं लिख रहा हूं, लिखा हुआ है बेटा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सच दैट नो टू ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। आपको एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक लाइन में रखे हुए हैं, तो भाई साहब इसको मैं बोलता हूं स्टेशन मेथड, इसे मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं बेटा इसे मैं बोलता हूं स्टेशन मेथड, ठीक है भाई। और ये देखो ये जो एन ऑब्जेक्ट्स हैं ये लाइन में रखे हुए हैं, क्या मेरी बात क्लियर है। ये जो भाई एन ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, ये लाइन में रखे हैं, सीटेड इन अ लाइन। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रूफ नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं है। मंजिल में मैंने बेटा सारा इसका प्रूफ सब बताया था, और फाइनली मैंने बच्चों से कहा था ए रट ले, ये बोला था, ठीक है भाई, हाँ सर। अब देखो भाई क्या है
n ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइन में रखे हैं, इनमें से r को सेलेक्ट करना और ऐसे सेलेक्ट करना है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो। ठीक है सर, तो देखो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। मैं बोलता हूँ n ऑब्जेक्ट है, यस, r को सेलेक्ट करना है, यस, यानी कि n माइनस आर को सेलेक्ट नहीं करना है, यस, आर को सेलेक्ट करना है, n माइनस आर को नहीं करना है। तो देखो इसका आंसर क्या होता है, ठीक है भाई, इसका आंसर होता है जितना नहीं करना है ना, n माइनस आर प्लस 1 सी आर, यही आंसर होता है सर। हाँ, इसको एक बढ़ा दो और सी आर कर दो, ये इसका आंसर होता है। वाह, तो देखो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई मानो कि n चीजें हैं, n चीजें हैं, उसमें से r को सेलेक्ट करना है और r को ऐसे सेलेक्ट करना है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, n में से r को करना है, मतलब n माइनस आर को नहीं करना है, ये ट्रिक है याद करने की। तो n माइनस आर में एक बढ़ा के सी आर कर दो, काम खत्म, पैसा हजन। इसको मैं बोलता हूं बेटा स्टेशन मेथड। ठीक है सर, यस है। हाँ, अब जैसे बेटा इसका मैं सैंपल सवाल देता हूं, तो देखो भैया सैंपल क्या सवाल है, सैंपल सवाल ये है कि भैया एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, वो भैया कितने इंटरमीडिएट स्टेशन से पास करती है। यहां मैं लिख दे रहा हूं बेटा, ट्रेन पासेस थ्रू, है सर, हाँ, ट्रेन पासेस थ्रू, ठीक है, 20 इंटरमीडिएट स्टेशन, है सर, हाँ बेटा, 20 इंटरमीडिएट स्टेशन होते एंड हैज टू बी स्टॉप्ड, ठीक है सर, एंड हैज टू बी स्टॉप्ड, ठीक है, एट 5 स्टेशन, ठीक है भैया, वे 20 स्टेशन उसे पास करना है और उसमें 5 स्टेशन पे भैया उसे रुकना है। ये ध्यान रखना, जहां से ट्रेन चली है और जहां पे रुकेगी उससे मतलब नहीं, हम बेटा बीच के स्टेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है, मतलब ये बेटा सोर्स स्टेशन है जहां से ट्रेन चली है, ये बीच के 20 स्टेशन है, इन बीच के 20 स्टेशन में कहीं 5 जगह रुकना है, और ये बेटा ये आखिरी, ये डेस्टिनेशन है। जैसे ट्रेन को दिल्ली से कोलकाता जाना है तो दिल्ली और कोलकाता में ऑब्वियसली रुकेगी, दिल्ली में रुक के चालू होगी, कोलकाता में रुक जाएगी, इसमें भी बीच में मानो 20 स्टेशन पड़ रहे हैं। तो यही दिया भैया, ट्रेन पासेस थ्रू 20 इंटरमीडिएट स्टेशन एंड हैज टू बी स्टॉप्ड एट 5 स्टेशन, ठीक है, और भैया ऐसे रुकना है सच दैट नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव है। हाँ, ऐसे भाई साहब रुकना है जिसमें कि कोई भी दो उसमें कंसेक्यूटिव ना हो, सो दैट नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव, फाइंड नंबर ऑफ वेज, है सर, हाँ बेटा। तो कभी बेटा ऐसा आपके पास आ जाए, कभी बेटा ऐसा आपके पास आ जाए कि भैया कोई भी ऐसी चीज है, मानो यहाँ पे 20 स्टेशन है, उसमें से 5 पे रुकना है और ऐसे रुकना है इसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो, तो इसका आंसर देखो हमेशा ऐसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे आंसर करेंगे। मैं कहूँ 20 स्टेशन है, यस, 5 पे रुकना है, यस, 15 पे नहीं रुकना है, एग्जैक्टली, यानी कि इसका मतलब क्या है 16C5, यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक है बेगर्स मेथड वगैरह होता है, मल्टीनोमियल मेथड वैसी चीजें होती हैं, इक्वेशन सॉल्व करी जाती है, ठीक है, लेकिन मैंने भाई साहब ट्रिक बनाई है, इसको मैं बोलता हूँ स्टेशन मेथड। फील हुआ नहीं हुआ नहीं मतलब है, जिसको फील करना है स्टेशन मेथड जो है आपको मंजिल में, हाँ ये सेकंड लेक्चर में बिल्कुल आखिरी में होगा, जो पार्ट 2 है मंजिल 2.0 का, उसमें मैंने ये समझाया हुआ है, वहां पे आप बेटा इसको देख सकते हो, मैंने पूरा इसको प्रूफ के साथ समझाया हुआ है, और प्रूफ बताने के बाद बच्चों को फील भी हो गया, वो आप लाइव चैट में देख सकते हो, जो चैट आती है उसमें आपको दिख जाएगा कि हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर आ गया, बहुत ज्यादा चैट उसमें तेजी से चल रही थी, लेकिन फाइनली मैंने जिनको आ भी गया तो उनसे क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि भाई इसको याद कर लो कि कैसे करते हैं, एग्जाम में टाइम बचेगा, क्योंकि जेई एडवांस में जिसने मेरे मेथड से किया होगा, क्योंकि हाँ भाई साहब मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ ये वाला मेथड, जिसने मेरे मेथड से किया होगा उसने चुटकी बजाते ही कर लिया होगा ये वाला सवाल, और जिसने दूसरे मेथड से किया होगा तो थोड़ा सा क्या पता उसे बेटा टाइम लग गया हो। ठीक है भाई, अब इस वाले सवाल में पोटेंशियल है कि इस टाइप का सवाल जेई मेंस में आ सकता है, ठीक है, तो इसीलिए बेटा ये मैं सवाल करा रहा हूं, क्या पता आप में से किसी एक के पेपर में इस पे बेस सवाल हो। ठीक है, अब देखो भैया क्या कहानी बनाई है, कहानी ये बनाई है, एक इंजीनियर साहब हैं, उनको भैया फैक्ट्री जाना है, 4 दिनों के लिए जाना है, फॉर एग्जैक्टली 4 दिन, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज, मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, कवि ये कहना चाहते हैं सर डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लगेगा, मेरी बात क्लियर है, अदरवाइज मैं तो देखते ही इसका आंसर निकाल दूं।
ठीक है भाई, ये 15 डेज हैं भैया, इनको शुरू के 15 डेज में, हर एक मंथ के शुरू के 15 डेज में से 4 डेज बेटा विजिट करना होता है, ठीक है ना, इसमें से 4 डेज, एग्जैक्टली 4 डेज के लिए विजिट करना होता है हर मंथ की भैया शुरुआत की बात है, ठीक है सर। And it is mandatory that no two visits take place on consecutive days। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो विजिट जो है वो consecutive days में नहीं होनी चाहिए, मतलब अगल बगल के डेज में नहीं होनी चाहिए। Then the number of all possible ways in which such visits to be factory can be made by the engineer during 1 to 15 जून 2021 है। हाँ, अब भाई साहब क्या हुआ भैया, जून का महीना आया जो कि अभी चल रहा है, इसलिए मैंने ये सवाल लिया, वरना नहीं लेता ऐसा नहीं है। तो देखो भैया जून का महीना है, तो भैया जून के महीने में यहाँ पे देखिए इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब भैया भौकाली हैं, एकदम लंबे पैर हैं, छोटे हाथ हैं, सिगार पीते हैं, टोपी लगाते हैं, बहुत ज्यादा भौकाली हैं इंजीनियर साहब, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मंद मुस्कान है, जूते विलायती हैं, ये हैं भैया इंजीनियर साहब। अब भाई साहब क्या है, ये जो इंजीनियर साहब हैं, इन इंजीनियर साहब को क्या है भैया, फैक्ट्री जाना है शुरू की 15 दिनों में, इसमें से 4 दिन, 1 से 15 में 4 दिन जाना है। अब भाई साहब ये बोला गया कि ये 4 दिन ऐसे नहीं होने चाहिए कि डे 2 डे 3 D4 में चलेगा और D14 में चलेगा। तो इंजीनियर साहब ये नहीं बोलेंगे देखो एक तो कंसेक्यूटिव नहीं है, मैं पकड़ के दूंगा, मैं इंजीनियर साहब से बोलूंगा भाई साहब तो क्या हुआ, ठीक है D14 जो है वो दूर है, लेकिन ये तो कंसेक्यूटिव ले लिया। मैंने कहा थोड़ी तो शर्म कर लेते यार, जब बोला गया है कि 4 दिन जाना है, वो चारों दिन कंसेक्यूटिव ना हो तो D1 में जाते, D3 में जाते, फिर भाई साहब जाना होता है D5 में जाते, फिर D15 में चले जाते हैं। देखो 4 दिन चले गए, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं है। बोलते हैं सर, मैंने कहा हाँ सर तो सही बोलते हैं। तो भाई साहब ये ऐसे ही हो गया। तो इंजीनियर साहब रात में भाई साहब बैठेंगे अपने घर वालों के साथ, डिसाइड करेंगे कि मैं कौन से 4 दिन जाऊं, मैं कौन से 4 दिन जाऊं, इन 15 दिनों में से कौन से 4 दिन सेलेक्ट करूं जिसमें कि मैं जाऊं, ठीक है, कौन से 4 दिन 15 में सेलेक्ट करूं जिसमें कि मैं जाऊं और मेरी विजिट कंसेक्यूटिव डेज में ना हो। तो ऐसे ही हो गया, 15 दिन है, 15 में से क्या है भाई साहब, 15 में से 4 दिन की जाना है, ठीक है भाई, 11 दिन नहीं जाना है, 11 में 1 बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा 12C4, और यही आंसर था। अब देखो मैंने आपको समझाया, इतना टाइम लग गया, मैं इसको कैसे करता। अच्छा अच्छा, इंजीनियर फैक्ट्री जाना है, 4 दिन के लिए जाना है ड्यूरिंग फर्स्ट 15 डेज, ठीक है ठीक है ठीक है, जून का महीना 1 से 15 में 4 दिन सेलेक्ट करने हैं और उसमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 15 है, 15 में से 4 दिन जाना है, 11 दिन नहीं जाना है, 12C4 इज द आंसर। डायरेक्ट कर लेता। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया तो तुरंत कॉमेंट कर दो स्टेशन मेथड विद दिल 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 दिलाक 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 दिलाक, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बड़ी चीज बता दी है। ठीक है सर, हाँ बेटा बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बेटा। ये बेटा जेईई एडवांस 2014 का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है भाई, ये डी अरेंजमेंट का सवाल है, शायद आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस पे भी पोटेंशियल है कि अब जेईई मेंस को दे देना चाहिए। तो देखो भैया क्या दिया गया है, दिया गया है 6 कार्ड हैं, 6 एनवलप हैं, ठीक है, जिनमें नंबरिंग है 1 से लेके 6 तक। ठीक है भैया, ऐसा कुछ होगा, कैसा कुछ होगा, एनवलप 1, एनवलप 2, चलो ऐसे देख लेते हैं भाई, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5, लेटर 6। ठीक है, अब देख लो भाई साहब, एनवलप होंगे, एनवलप 1, एनवलप 2, एनवलप 3, एनवलप 4, एनवलप 5, एनवलप 6। ठीक है सर, अब क्या बोला गया है अब ये बोला गया कि भैया लेटर को उनके लिफाफे, एनवलप मतलब बेटा लिफाफा होता है, रखना है। ठीक है, सो डेट ईच एनवलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 कार्ड। ये कहने का मतलब है कि एक ही लिफाफे में 3 कार्ड मत डाल देना। ठीक है, उन्होंने बोला एक लिफाफे में एक ही लेटर डालना, एक ही चिट्ठी डालना एक लिफाफे में, ये बोला गया है। ठीक है, एंड नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवलप बियरिंग द सेम नंबर। मतलब बोला गया कि L1 E1 में नहीं जाएगा, L2 E2 में नहीं जाएगा, L3 E3 में नहीं जाएगा, L4 E4 में नहीं जाएगा, L5 E5 में नहीं जाएगा, L6 E6 में नहीं जाएगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, एंड मोर ओवर द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज टू बी प्लेस्ड इन द एनवलप नंबर 2। भाई साहब ये तो वही हो गया कि जैसे आप पहले बचपन में कोचिंग नहीं जाते थे, ठीक है ना, तो कोचिंग में जाके अपने दोस्त के लिए सीट ऐसे रुमाल रख देते थे, जाके यहाँ मेरा दोस्त बैठेगा, अपना बैग रख देते थे, कोई आता था एक्सक्यूज मी कैन आई सिट हियर, बोलते थे नहीं 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 ये मेरा दोस्त बैठेगा, उसने पहले बोल दिया था, हमने जगह बचा ली थी। ठीक है, तो उस टाइम आपको बोलते टाइम लगता था अरे भाई साहब देखो कितना ओपी काम किया है हमने। ठीक है, तो वैसी चीज है भैया, यहाँ पे क्या हो गया कि भाई ये L1 ने क्या बोला कि भैया हम तो भैया E2 में बैठेंगे,
हमारे भैया दोस्त ने हमारी जगह पक्की कर दी है। अब ये क्लियर हो गया है कि भैया L1 तो E2 के अंदर डाल दिया गया है और देखो कोने में रख दिया गया है। L1 को E2 के अंदर डाल के ये दोनों भाई साहब यहाँ पे आराम से L1 E2 के अंदर है और L1 को दुनिया का कोई पता नहीं है और L1 E2 बेटा इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है सर, अब क्या करें सर, अब बताते हैं। अब कहते हैं नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन। अब देखो भाई साहब क्या हो गया, अब बच्चा ये हो गया कि भाई आपके पास बचे लेटर 2 से लेटर 6 तक, एनवलप 1 से 6 तक, बस E2 नहीं है। अब आपको लेटर को एनवलप में डालना है और इस प्रकार डालना है कि कोई भी लेटर अपने एनवलप में ना जाए, कोई भी लेटर अपने एनवलप में ना जाए। तो भाई साहब अगर किसी को ये लॉजिक नहीं पता तो भाई साहब ये लॉजिक होता है डी अरेंजमेंट्स का या डी अरेंजमेंट्स का। ये भी आपको दिख जाएगा मंजिल 2.0 के पीएनसी के पार्ट नंबर 2 में बेटा आपको दिख जाएगा। वहां पे मैंने ये लॉजिक बच्चे पढ़ाया हुआ है, आप वहां से जाके बेटा ये लॉजिक पढ़ सकते हो और आपको बहुत मजा आएगा, कसम से बेटा बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा बेटा मजा आएगा। ठीक है ना यार, तो जिसको आता है ठीक है वो यहाँ पे बेटा ध्यान दो, जिसको नहीं आता है वो जाके इसको पढ़ लो। हार्डली 5-10 मिनट का टॉपिक है, उसमें बेटा आप सीख जाओगे कि कैसे डी अरेंजमेंट करते हैं। 5-10 मिनट में बेटा ये वाला सवाल आप सीख जाओगे वहां से पढ़ के। ठीक है, अब देखो भैया क्या है, अगर बेटा इसमें मैं डायरेक्टली डी अरेंजमेंट लगा दूं तो भैया ये देखो D5 है, क्योंकि 5 लेटर है और साथ में क्या है बेटा 5 एनवलप है, D5 है। लेकिन भाई जब D5 करते एक पंगा क्या हो गया, ये पंगा हो गया कि L2 E1 में नहीं जाएगा, L3 E3 में नहीं जाएगा, L4 E4 में नहीं जाएगा, L5 E5 में नहीं जाएगा और L6 E6 में नहीं जाएगा, क्योंकि डी अरेंजमेंट मैंने डायरेक्टली लगा दिया है। तो भाई साहब हमें D5 में ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि भाई साहब क्या है कि भाई साहब जो L2 है वो E1 में नहीं जाएगा। हाँ ये तो आपको पता है L2 E1 में नहीं जाएगा, मैं लिख के बेटा इसको क्रॉस कर दे रहा हूं, जो L2 है वो E1 में नहीं जाएगा और साथ में L3 E3 में नहीं जाएगा, चलता है वो तो सवाल में दिया है। L4 E4 में नहीं जाएगा, चलता है वो तो सवाल में दिया है। L5 E5 में नहीं जाएगा, चलता है सवाल में दिया है। L6 E6 में नहीं जाएगा, चलता है क्योंकि भाई सवाल में दिया गया है। लेकिन L2 E1 में नहीं जाएगा, ये चीज नहीं बची, क्योंकि भाई ऐसा तो हो सकता है ना L2 E1 में जा सकता है, क्योंकि ऊपर दिया है कि सेम कार्ड नंबर पे नहीं जाना चाहिए, तो L2 E1 का बेटा नंबर सेम थोड़ी ना है। तो भाई साहब मैंने जैसे D5 करा तो ये क्लियर हो गया कि L2 E1 में नहीं जाएगा और साथ में ये सब अपने में नहीं जाएंगे। ये सब तो सही कांड कर रहे थे पर इनके साथ गलत हो रहा था। अब भाई इसका मतलब क्या है कि भाई साहब दूसरा केस हमें लेके आना होगा जिसमें हम लोग बोलेंगे कि भैया L2 जो है वो E1 में जा तो सकता है ना, L2 E1 में जा सकता है, सही बात है। अब भाई साहब वो केस लेंगे जब L2 E1 में जा रहा है। अगर L2 E1 में जा रहा है तो ये क्लियर है कि ये बेटा अभी भी अपने में नहीं जाने चाहिए, मतलब भाई साहब इन चारों का डी अरेंजमेंट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं D4। अब भाई साहब D5 की वैल्यू याद कराई थी 44 होता है, ये 9 होता है, D4 की वैल्यू 9 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 53 एंड द आंसर इज सी पार्ट। जय बाबा की, क्या समझ में आ गया? अगर आपको बेटा ये सवाल समझ में आ गया है तो आप कमेंट कर सकते हो JBK विद दिल 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 दिल, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है ना यार, और मंजिल से अगर देखा है आपने इसको समझने के लिए तो आप कमेंट कर सकते हो यस सर मंजिल 2.0 दिल, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने ये जाके उससे पढ़ लिया है। पढ़ बेटा जरूर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे ऊपर ऐसा बोल सकते हो यार ये क्या होता है, ये एडवांस का टीचर है तो ये एडवांस के सवाल लेके आएगा क्या? यार मैं इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि जेई मेंस में जो सर और मैम लोग हैं वो ऐसे बच्चे चाहते हैं जो सिंसियर हों। जो भी सर और मैम एनटीए का बेटा पेपर बना रहे हैं वो ऐसे बच्चे चाहते हैं जो सिंसियर हो, जिन्होंने एडवांस के पीवाईक्यू लगाए हो, उनका टारगेट एडवांस क्रैक करना हो, ऐसे बच्चे चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि एडवांस के पुराने सवालों को थोड़ा सा लाइट करके आपको दे देते हैं, जो हैवी सवाल होते हैं लाइट करके थोड़ा सा उसी का कंसेप्ट उठा के सवाल दे देते हैं और कभी कभार एग्जैक्ट सवाल भी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें इंटेलिजेंट बच्चों से मतलब नहीं है। मैं हमेशा क्या बोलता हूं बेटा, उन्हें किन बच्चों से मतलब है? ऐसे बच्चों से मतलब है जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो अपने करियर को लेके बेटा रिस्पॉन्सिबल हो। इसलिए एडवांस की पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हो गई होगी। आज बेटा बहुत चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। ठीक है, आज मेरा एक्चुअली हेडेक हो रहा है जब से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बहुत तेज। आई डोंट नो आपको कितना समझ में आ रहा है, पर मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है। और हाँ बेटा मैं बार बार बस एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज है। और बच्चे अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है तो भाई साहब प्लीज़ मंजिल 2.0 में मैंने जहाँ जहाँ रेफरेंस दिया जाके बेटा देख जरूर लेना। ठीक है मेरे बच्चों, आई लव यू ऑल। अब यहाँ देखो भाई साहब एक चीज़ और सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूं? आज जो बेटा एक ज्ञान आपको देता हूं
ठीक है, ये बाबा का ज्ञान नहीं है पर ज्ञान है। ज्ञान क्या है भैया? डिविजिबिलिटी बाई 11, डिविजिबिलिटी बाई 11 है। हाँ, 11 की बेटा डिविजिबिलिटी देखते हैं। ठीक है सर, 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं एग्जैक्टली 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो भैया अगर मानो कोई नंबर ऐसा है, मतलब ए बी सी डी ई एफ टाइप का, ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा है ए बी सी डी एफ टाइप का, इसका मतलब क्या? मानो ए हुआ 6, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 117, मतलब ये नंबर क्या हो गया? 6,23,117। अगर ए 1 है, सॉरी ए 6 है, बी 2 है, सी 3 है, डी 1 है, ई 1 है, एफ 7 है, तो ये हो जाएगा 6,23,117। इस टाइप का नंबर हो जाएगा। तो ऐसे बेटा नंबर है, ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख डिजिट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इस टाइप का अगर नंबर है तो भैया ये जो नंबर है, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11 व्हेन, ठीक है भाई। तो ये नंबर देखो 11 से डिविजिबल कब होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा कब होगा। व्हेन, देखो भैया ऑल्टरनेट देखो, ए सी ई, जैसे भाई साहब ए सी ई का आप सम देखोगे, ठीक है भाई, ऑल्टरनेट है, देख लो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है, ये देखो ऑड वाली डिजिट है। माइनस, माइनस क्या है सर? माइनस हो गया सर बी डी एफ, माइनस आ जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। ये देखो इवन वाली डिजिट है। आपने ऑड वालों को ऐड किया, आपने इवन वालों को ऐड किया, जैसे बच्चे उसको ऐड किया है, ऐड करते ही बेटा मॉड ले लो, ठीक है। जब ये क्या होगा? जब सर ये होगा डिविजिबल बाई 11, है सर। हाँ, तो भाई साहब ये बोलना चाहता हूं कि एक इस टाइप का नंबर कब डिविजिबल बाई 11 होता है? ये बेटा तब डिविजिबल बाई 11 होता है जब ऑड नंबर, ऑड डिजिट का सम, ठीक है, और इवन डिजिट के सम का डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्ट करके मॉड, जब वो डिविजिबल बाई 11 होता है तब ये कंप्लीटली नंबर डिविजिबल बाई 11 होता है। ठीक है सर, यस। जैसे भाई इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको एग्जांपल में, आपको मैंने ऐसा बोल दिया, क्या बोल दिया सर? मैंने बोला चेक ओते इफ, ठीक है सर, 1 2 3 7 9 4 इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है सर, यस। तो देखो भाई साहब कैसे चेक करोगे, आपको पता है 1 + 3, देखो यहाँ पे बेटा मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, 1 + 3, 1 + 3 + 9, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा? 2 + 7 + 4, इसका मॉड, ठीक है सर। कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 13 -13। अरे वाह सर, जीरो आ गया, बिल्कुल सही बात है सर। कितना आ गया? जीरो। क्या तुक्का लगाए? हाँ। तो भाई साहब क्या है, जीरो डिविजिबल बाई 11 है, यस, ये डिविजिबल बाई 11 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? चेक जो करना था, हम बोलेंगे यस 1 2 3 7 9 4 इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है सर। हाँ, इसका मतलब क्या है? यस, ये ओरिजिनल नंबर क्या है? 11 से डिविजिबल है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से बच्चों मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो आज का बेटा ये लास्ट सवाल है, ये मैं खुद सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वैसे मैंने मंजिल ने बेटा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आपको आपके करियर की कसम है, ये सवाल जेईई मेंस 2019 में आया है। आपको बताना है कि इन डिजिट से एक 6 डिजिट बेटा नंबर बन रहा है, ठीक है। और ये जो 6 डिजिट नंबर है, आपको बताने इनमें से कितने ऐसे नंबर होंगे जो 11 से डिविजिबल होंगे, ठीक है भाई। तो इसका आंसर कमेंट करो, आपको आपके करियर की कसम है, ध्यान रखना, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। और भाई साहब इसका सॉल्यूशन आपको मंजिल 2.0 में मिल जाएगा, ठीक है। और भैया उसका वीडियो और उसका टाइम स्टैम्प मैं कमेंट करा दूंगा वंस आप एक आंसर कर देते हो, मतलब आज से जब ये वीडियो आपके पास आ रहा है उसके 24 आवर्स बाद, ठीक है, मैं आपके कमेंट चेक करूंगा और उसके बाद में मैं एक इसका वीडियो का लिंक जो मैंने मंजिल 2.0 में बेटा सॉल्व किया हुआ है और साथ में उसका जो टाइम स्टैम्प है, ठीक है ना, वहां पे मैं उसमें कमेंट करा दूंगा, बात समझ रहे हो, और आपको वहां से इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और आपको आपके करियर की कसम है, ठीक है, मंजिल 2.0 में ये सवाल किया है, इट्स फाइन, लेकिन लेकिन क्या, लेकिन आपको उससे रेफर नहीं करना है, ठीक है भाई, आपको ये सवाल तुरंत अभी करके दिखाना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था, ठीक है भाई, इतना ही था, थैंक यू। तो भाई एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कौन कौन से कंसेप्ट रिवाइज करें। ये डिजिट वाले सवाल आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। डिविजिबल बाई 4 आ सकता है क्योंकि डिविजिबल बाई 11 आ चुका है 2019 में, तो 4 से डिविजिबिलिटी बेटा आ सकती है।
साथ में ये इजी सवाल था क्योंकि रिपीट हुआ है और इस टाइप के कंसेप्ट यूज हो सकता है किसी ना किसी सेट में, मैंने इसलिए बेटा ये वाला सवाल करा दिया है। उसके बाद में यहाँ थोड़ी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग थी, तो ऐसी लैंग्वेज से डरना नहीं कभी, ये मत सोचना कि भैया लैंग्वेज में कुछ और कहना चाह रहा है। बहुत इजी चीज है, इसका सोल्यूशन बेटा अपने दिल में रखना। ये सवाल कमिटी वाले हैं, कमिटी वाले बेटा आते हैं, इसमें बेटा डबल कंडीशन थी इस वाले सवाल में, यही पार्टी में बुलाना है तो उसको हमेशा एक्सट्रीम से चालू करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है सर। उसके बाद में क्या है, सबसेट वाले सवाल आते हैं। अगर सबसेट में आपको महारत हासिल करनी है तो पीएनसी में जहां पे मैंने सिखाया हुआ है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सबसेट्स, भैया उसको जरूर पढ़ लेना, इससे भी ज्यादा वहां पे सवाल कराए हुए हैं। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे करा दिए हैं क्योंकि ये सवाल ये भी किसी ना किसी सेट में बेटा आपको दिख जाएंगे। क्या पता ये सवाल आ जाए जिसको सेट का सवाल बोला जाए, क्या होता पीएनसी से 3 सवाल आए जिसमें कि एक सेट का सवाल हो और 2 पीएनसी के सवाल हो, ठीक है ना, लेकिन पीएनसी वाले सवाल पीएनसी में गिन लिए जाए और सेट वाले सवाल सेट में गिन लिया जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो बेटा ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई। फिर आपको ये भी एक एडवांस का सवाल करा दिया जिसमें पोटेंशियल है कि आगे मेंस में आ सकता है। फिर ये ऑर्डर अनऑर्डर्ड भैया पेयर आपको मैंने बताया, ये एक अच्छा सवाल कराया, इसमें ये बेटा रिलेशन बताई मैंने। उसके बाद में नंबर ऑफ डायगोनल्स पे एक सवाल आया थोड़ा कहानी बना के, तो ये भी चीज बेटा आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में ये भी एक सवाल है जिसमें पोटेंशियल है रिपीट होने का, पर इतना कोई अच्छा सवाल नहीं है, लेकिन कराया क्यों है, क्योंकि कंसेप्ट इसका कहीं ना कहीं बेटा यूज हो सकता है, किसी डिफरेंट सवाल में कंसेप्ट यूज हो सकता है, सेम वाला कंसेप्ट। और उसके बाद में बेटा क्या है, हाँ जेई मेंस कराएंगे, ये भी किसी न किसी सेट में दिखता ही है, ये हर साल बेटा किसी न किसी सेट में दिख जाता है। ठीक है, और सेम बेटा ये ज्ञान दिया स्टेशन मेथड, ये आपके लिए न्यू चीज थी, कमेंट जरूर करना है स्टेशन मेथड विद दिल, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया है। हाँ प्रूफ तो यहाँ नहीं बताया है, यहाँ पे मैंने मेथड बताया, इस मेथड को दिल दिमाग में बेटा बसा लो। और यही भैया जेई एडवांस का सवाल है, इसने दे दिया है तो स्टेशन मेथड अब बहुत फ्रीक्वेंटली जेई मेंस आपको दे सकता है। 6 कार्ड 6 एनवलप्स वाला सवाल डी अरेंजमेंट है, ठीक है भाई। डिविजिबिलिटी बाय 11 बता दिया, और ये सवाल आपको खुद करना है, इसका आंसर बेटा कमेंट करना है, जरूर कमेंट करना है, आपको आपके करियर की कसम है, बिना कहीं से सॉल्यूशन देखे। और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन है आफ्टर 24 आवर्स, आपको कहाँ पे मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा आफ्टर 24 आवर्स, इसका सॉल्यूशन आपको मैं कमेंट करवा दूंगा, जेई वाला का कमेंट पिन करा दूंगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। लव यू ऑल, बाय बाय। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम लोग कल, राइट, ये वीडियो कल आएगा, ये वीडियो, हाँ हाँ ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। कॉम्प्लेक्स नंबर का मंजिल 2.0 में लेक्चर आने वाला है, ठीक है, मंजिल 2.0 का कौन सा लेक्चर आने वाला है मेरे बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 आने वाला है। कृपया करके पार्ट 1 बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, जिसमें कि पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आए। लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय।